ठीक है, ऑनलाइन वालों जरा एक बार कंफर्म कर देना। हमें ऑडिबल निधि। ये क्या बात है, आल ऑफ द अबव कहाँ है? तो है नंबर 2। अरे यार अलग अलग करो, एक साथ लिखते हिंदी के पेपर फेल हो जाओगे। ग्रामर, स्पेस। अरे ये नेटवर्क की दिक्कत है, वो ठीक था। बताओ। चलो भाई जरा थोड़ा थोड़ा आंसर्स वगैरह दे दिए जाए लोगों के। सबसे पहले नाम किसका? दिव्या का। बहुत खराब लिखा है, जाने दो। लो पकड़ लो, तुमने लिखा ही नहीं है। पूर्वी, पढ़ लेना, कुछ चीजें हैं। लो, सबसे हाईएस्ट नंबर स्कोर। वो मतलब दे दिया कि ऐसे खराब ना लगे। हाँ। लो, सबसे अच्छा ट्राई आकाश का। और कोई? चलो, और बाकी रंजना नहीं आई है, और शौर्या। मैंने सोचा था लिटरली, मेरे पास मैंने बड़ा खरीद के रखा था चॉकलेट, मैंने सोचा था उसको दूंगा जो ढंग का लिखेगा। किसी ने ढंग का नहीं लिखा। 5 नंबर इसलिए दिए हैं कि एक कहावत होती है, अंधों काना राजा। ठीक है। तो किसी ने सही मायने में, किसी ने ऐसा नहीं लिखा जिसको पढ़ के मजा आ जाए। सोचो मुझे मजा नहीं आ रहा तो वहां जो बैठा होगा तो कितना एक्सपीरियंस्ड होगा। आकाश का सबसे, अगर मैं इम्प्रूव्ड बोलूं तो आकाश का था। डिटेल्स लिखी हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, और किसी का बच गया? अच्छा, ठीक है, 2 लोग बच गए। दो लोगों ने जो सबसे अच्छा लिखा था, एक यशिका और एक रंजना। हालांकि डिटेल्स दोनों में कम है, रंजना के भी 5 ही नंबर हैं, 5 नंबर यशिका के। बट देखो, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा था। इसको 4 देता नहीं, हाँ 1 नंबर सही मायने इसको हैंड राइटिंग का मिला है। डिटेल्स, यू हैव मोर डिटेल्स बट। हाँ। तो देखो, आप देख रहे हो, देखने में अच्छा लगता है ये चीज। तो दिस इज द थिंग। देख लो ऑनलाइन वालों, आप भी देख लो। इधर दिखा दो। और अच्छा देखा था क्या कल? ठीक है, नहीं 3-4 बार देखो ताकि समझ आए। सबने मतलब चीजें लिखी हैं। ठीक। मेन बातें भाई देखो, आप उसमें ये लिख रहे हो, बैकग्राउंड क्यों बना रहे हो उसमें कि ये चीज हुई। थोड़ी डिटेल्स डालो ना, कुछ प्रूफ मांगा था मैंने, प्रूफ कि बताओ इस ईयर में ये हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आकाश ने क्या किया, 5807, फिर उसके आगे ईयर भी मेंशन कर रहा है। क्या कहा था मैंने, हम कोड नहीं लिखेंगे कॉपी में, बोला था ना। तो 2 बार क्यों कर रहे हो? अगर कोड मैं इसलिए बताता हूँ कि याद रख पाओ, आप गलती से वो कोड ऐसे लिख दोगे ना, एग्जामिनर घर आ जाएगा तुम्हारे। और कुछ लोगों ने, मैंने बोला था रिलीजन को मेंशन मत करना, अगर मेंशन करना तो बोलना कि इट वाज अ माइनर रीजन, माइनर छोटा रीजन था। रिलीजन को मैंने बोला था ना। बट उसको एज अ पॉइंट मत लिखो प्लीज, उसके आगे मेंशन करो इट वाज अ माइनर रीजन, कि ये भी वन ऑफ द रीजंस था। उसको एज अ पॉइंट लिख दोगे तो उनको लगेगा कि ये एक बड़ा कारण था कि भाई इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। इट विल बी द लास्ट थिंग विल बी मेंशनिंग जिजिया एंड देन दिस काइंड ऑफ थिंग, जजिया और इसको, है ना। किसी ने कोई अटैक्स का जिक्र नहीं किया कि भाई नादिर शाह आया, पैसे इतने सारे लूट ले गया, मिलिट्री। हाँ, कहाँ पैसे मेंशन किए भाई, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी, अराउंड 13,000 करोड़ बोला था मैंने। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको अलग बनाती हैं, कहानी तो सब लिख लेंगे, मोटा मोटा ओवरव्यू सबसे मांगू सभी बोल देंगे। मैंने बोला था प्रूफ, प्रूफ कैसे देते हो आप, डिटेल्स लिखते हो। समरी उमरी नहीं लिखी कभी। स्कूल में मैं इंग्लिश की समरी समरी देते थे, एक पोएम दी होती थी, उसकी समराइज करो उसको। ठीक है।
तो डिटेल्स भरो, डिटेल्स, कहानी का कुछ काम नहीं है, ठीक है। ग्रामर एक दो इधर उधर हो जाएगा मे बी। अब आप उसको राइम करवाने में लग जाते हो, ये राइम होना चाहिए, राइमिंग नहीं करवानी है। सिंपल सा ये है कि भाई हमें, अरे लिंक डलवाना है क्या, फोन करके बोलूं क्या इवनिंग में, है ठीक है, क्या तो सौरभ से यहाँ आए, पहली बात तो पास में रहता है वो, है हिसार। चलो अच्छी बात, लेजिटमेसी, मुगल एम्परर है, लेजिटमेसी है भाई, ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट कैसे लिखना है आंसर? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क, तो प्लीज इसमें तो अच्छा करो आप। यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली लिखवाया था, इंडिया वाज द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी। उनकी वो ये पूछ लेंगे, पहली बात आप फ्यूज हो जाओगे कि पूछ क्या रहा है ना। ये तो बहुत इजी था, तो कोशिश करो कि जो आसान हो कम से कम उसमें आप डिटेल्स भरते रहो। मोर और लेस अगर मुगल एम्पायर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कुछ अलग नहीं पूछ लेंगे, या तो उनका रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, और किस तरह से रूल किया, डिक्लाइन किस तरह से हो, इसके अलावा क्या पूछ लोगे आप? ये थोड़ी पूछोगे कि अकबर क्या, चलो बताओ कि पर डे कैसा बीता उसका, 50 साल का सर था तो एक एक दिन कैसे बिताया, कोई लेना देना नहीं है ना। ये तीन चार चीजें मेन है, ये डिटेल्स आप लगभग हर क्वेश्चन में घुसाने की कोशिश करोगे, उसके अलावा क्या पूछ लेंगे। एक और काम कर सकते थे आप, बैकग्राउंड बना ही रहे थे, जैसे यशिका ने शुरू किया तो उन्होंने बोला कि बाबर आया, अच्छा बताया आपने, तो फिर बाबर का नाम ले ही रहे थे तो बाकी ले लेते कि चलो यहां तक ये चीजें अच्छी रही, उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हुआ, ठीक है ना। तो बाबर, देन तीन चार और लिख दो कि भाई अकबर, देन उसके बाद एक दो और आए, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, औरंगजेब तक ठीक था, उसके बाद अब इसमें आप ऐसे भी मेंशन कर दो कि भाई इनका जो टाइम पीरियड था, क्योंकि उस टाइम पे लैंड्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, फर्टाइल थे, सारी चीज़ें हुई, लास्ट तक आते आते एक ही लैंड पे जब बार बार खेती होगी अगर एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, तो वो लैंड धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाएगा ना। एक लैंड मुझे पहली बार के लिए मिली, अब तक वो लैंड यूज़ नहीं हुई खेती के लिए, तो भाई कुछ साल वो 100-200 साल अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर धीरे धीरे वो इनफर्टाइल होना शुरू होगी ना, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों सूखा पड़ना शुरू होगा? क्योंकि भाई जैसे किंगडम्स अगर एक्सपैंड हो रहे हैं तो जंगल वंगल काटे जाएंगे, जंगल कटेंगे, सूखा पड़ेगा, फिर खेती बर्बाद होगी। तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, भाई जैसे जैसे बढ़ा, डायनेस्टीज बढ़ी, लोगों को और लैंड की भूख बढ़ी, तो फिर उसकी वजह से बेसिकली सूखा वूखा पड़ने लगा। ठीक है, खैर इतना नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं लिखना हमें। लास्ट क्या बात की थी हमने? साम्राज्य मराठास, चार साम्राज्य क्या क्या थे? भोसले ऑफ नागपुर, है ना, ठीक है। फिर गायकवाड़ थे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, है ना। फिर कौन थे? ये स्पेलिंग गलत नहीं है पहली बात, किसी को लग रहा हो कि गलत है तो ये स्पेलिंग यही है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, देन होलकर ऑफ इंदौर, एंड देन भोसलेस थे, भोसलेस ऑफ नागपुर, ठीक है। अब ये जो है पैरेलली रूल कर रहे थे किसके? पहली बात, जब तक छत्रपति थे दे आर अंडर द छत्रपति, जब पेशवाज आर बिकमिंग पावरफुल तो इनको प्रॉब्लम होगी। मैंने बोला था कल, जितने लोग खैर ऑनलाइन तो बैठे थे, एग्जांपल याद है ना, कि इफ आकाश इज मोर पावरफुल मानव विल बी जेलिस, तो मानव सरिया लेके बैठेगा रास्ते में, इधर से ही गुजरोगे बेटा आओ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, और मौका पड़ेगा कि भाई कहीं लड़ाई होगी आकाश की, तो मानो फिर पीछे से और लात मारेगा, किले बेटा और मार, कि कुछ नहीं तो पैर फंसा दिया, भाग रहा हो मान लो आकाश बच के, तो पैर फंसा दिया, गिर गए, लो पकड़े गए, है ना। तो दिस इज द थिंग, तो इस वजह से तो जो सीधा मना कर देगा वो ये होंगे, वन ऑफ द रीजन। अगर मैं रीजन में ये भी लिख सकता था ना, मतलब अच्छा हम फिलहाल मुगल्स के डिक्लाइन की बात करें, मुझे लगा मराठास की बात करते हैं। मराठास के डिक्लाइन में एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं भाई, अब देखो एक बात बताओ आप, ही वॉज
अब इनको जो है ये भोसले कौन थी, मराठा सरदार। जब मैं किसी को मराठा सरदार बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ही इज अ मिलिट्री जनरल, एक बड़ी आर्मी का पोर्शन होल्ड करता होगा ये पर्सन, कि अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग को ये होल्ड करता होगा। अब सोचो 1/4 आपका कोई मिलिट्री जनरल हो, 1/4 आपकी आर्मी मना कर दे, तो आप ऐसे ही नंबर में ले सोगे 50 वर्सेस 60,000 जो हुआ, रीजन ये हो सकता है कि नहीं, एक मेजर पार्टी ने मना कर दिया। जैसे जाट्स जब हारे, जब जाट एम्पायर देखोगे आप, जाट्स हारे, जाट्स नहीं एग्जैक्टली सिख जब हारे थे, तो चुरमान जाट्स होते थे उनमें। सिख में दो कैटेगरीज थी, एक थे सिख जिनको बोलते हैं अमृतधरी, कोई पंजाबी कम्युनिटी का यहाँ, यशिका हुज अमृतधरी है पंजाबी, अच्छा रुको अभी पूछता हूँ, ठीक, तो दो लोग थे। अब जाट्स वर द पार्ट, जाट्स भी एक पार्ट है, 50-50 का, 56-50% जाट्स। अब जाट में से जो चुरमान जाट थे जो सबसे पावरफुल थे, उन्होंने मना कर दिया लड़ने के, सिख की तरफ से हार जाएंगे सिक्स, है ना, तो ये कुछ रीजन थे। तो ऐसे ही अब भोसले ने अगर मना कर दिया तो मराठास हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि अगर मराठास जीत गए होते तो शायद इंडिया यूनाइटेड होता या अलग अलग होता। देखो इसको देखने का दो तरीका है, मतलब देखो दो तरीके होते हैं देखने के इतिहास को। नहीं हो पाई यूनाइटेड, मान मान लो जीत भी गए होते, जीत गए होते तो एक चीज होता कि आज अपना इंडिया जितना बचा होता उसका सामान इंडिया में ही होता, ये पॉजिटिव पार्ट हो सकता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज हो सकता है इंडिया जितना बड़ा दिख रहा है, ब्रिटिशर्स ना आते तो शायद ही इंडिया इतना बड़ा होता, टू बी ऑनेस्ट। सोच के देखो आप, क्योंकि सबको अपने से मतलब था, राजपूत सब उधर आपस में मर कट रहे थे, मराठास एक दूसरे को मार काट रहे थे, बाकी तो पठान के बच्चे उनको क्या ही लेना देना, है ना, उनको लग रहा था कि हमारा देश तो ही है, नहीं तो चलेंगे तालिबान में बंदूक लेकर के मिनिस्टर की पोस्ट ले लेंगे, ठीक है। भोसले ने जब थर्ड बैटल हुआ, मैंने बोला ना नाराजगी का रीजन क्या, ये सारे भोसले, सॉरी ये सारे पेशवा, बस सारे मिनिस्टर्स ही तो थे, और पेशवा कोई अलग पावर नहीं होल्ड करता था। तो भाई एक बात बताओ, आप लोग एक ही क्लास में बैठ रहे हो, कल को इसमें से मैं एक को मॉनिटर बना दूं, आप पे हुक्म चलाने लग जाए, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हम्म वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बात बताओ, जैसे ये भोसले और नाना साहेब दोनों बराबर के पेशवा, दोनों सेम पावर होल्ड करते हैं, तो भाई आप कितने पावरफुल, कैसे आप कैसे गद्दी पे बैठ गए, आपने खुद को सरदार कैसे बोल दिया, पेशवास का सरदार कैसे बोल दिया भाई। इफ यू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ छत्रपति, देन यू आर द राइटफुल छत्रपति या फिर राइटफुल सरदार ऑफ आवर्स, बट इफ यू आर नॉट द फैमिली ऑफ छत्रपति, तो फिर आप कैसे अपने आप को हमारा सरदार बोल सकते हो, कैसे आप बोलोगे कि जो आपका स्वराज होगा वहां पे हम रूल करेंगे, ये तो गलत बात है ना भाई। ये राइट आपके पास कहां से आ गया कि वतन आप दोगे, कैसे आप डिसाइड कर दोगे भाई तनख्वाह जागीर होगी वतन जागीर होगी, है ना, हम तो भाई बराबर ही थे, हम सारे मिनिस्टर्स थे, आप भी एक मिनिस्टर, तो आप में डायनेस्टिकल रूल, कैसे मेरा बेटा आगे चल के पेशवा नहीं बनेगा, आपका बेटा जो है वो राजा बन जाएगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, तो ये गलत बात। दीज आर द थिंग, क्योंकि उस टाइम पे कोई एग्जाम तो होता नहीं था, यूपीएससी का एग्जाम होता कि आईएएस ऑफिसर भाई पेशवास कौन बनेगा, तो ये सारे आईएएस ऑफिसर इनमें से कोई बनता जो काबिल होता, बाकी एग्जामिनर मेन कौन था, रघुनाथ राव, तलवार लेके बैठे इंटरव्यू देने आओ बेटा है ना, अच्छा ओके। तो अच्छा अब होता क्या था, मैंने बोला कि मराठास जो है इनको वतन जागीर नहीं देते थे, पहली बात, साहू जी महाराज कंप्लीटली मना कर देंगे वतन जागीर देने से, आपको पावरफुल बनना है तो अब तनख्वाह जागीरदार को ज्यादा रखो, ये रीजन समझ आ रहा ना क्यों, तनख्वाह जागीरदार ज्यादा होंगे, मतलब बेसिकली मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मैं सिर्फ उसमें लोगों को नौकरी पे रख रहा हूँ, मैं किसी को पार्टनर नहीं बना रहा हूँ, तो मैं कंपनी का सोल ओनर, ज्यादा पावरफुल, अब मैं उसमें कई सारे पार्टनर्स बना लूँ, 8-10 पार्टनर बना लूँ कंपनी में, उनको शेयर्स दे दूँ, तो फिर मेरी पावर उतनी नहीं रह जाएगी ना, इज्जत कम हो जाएगी, है ना, इधर 2-3 टीचर खड़ा कर दूं अभी, तो वही चीज है। अब अगर मैं यहाँ 2-3 टीचर खड़ा कर दूं, मेरी इज्जत कम, और मैं यहाँ किसी को और खड़ा नहीं देना तो वो कहीं और जाके पढ़ाएंगे, तो सिंपली कि भाई यहाँ चलो शेयर होल्डर नहीं मिला तो वो कहीं और जाके शेयर खोजेंगे अपना, तो दिस इज द थिंग कि भाई ये लोग गए जो महाराष्ट्र वाला एरिया होगा, जो बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन जाएगा, उसके बाहर जाकर के या प्लंडर करेंगे अलग अलग जगहों के, राजपूत को प्लंडर करेंगे, सिख को करेंगे, जाट्स को करेंगे, बट इन 3 कम्युनिटीज को, ना जाट कभी हारे, ना सिख कभी हारे, ना राजपूत, कंप्लीटली ये कभी नहीं हारे, है ना।
तो अब ये प्लंडर करते रहे, चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, और जब वो मना कर देता कि नहीं है तो फिर ये उसको क्या करते थे, वतन जागीर बना लेते थे। देखो दो तरीके थे, एक अटैक किया डायरेक्ट वतन जागीर बना लिया, एक तब तक वसूलते रहे जब तक हो सकता था, देन फिर उसको वतन जागीर बना ली, जब लगा कि अब नहीं दे पा रहे हो तो लो हम डायरेक्ट वसूलेंगे, अब तुम छोड़ दो। ठीक, तो ये कुछ थे। अच्छा कुछ टर्म्स लिख लेना, मैं आज एग्जाम का देख रहा था, वनडे एग्जाम्स का। जैसे एक टर्म होता है अब इसको पग पढ़ लो, पागा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, PAGA। ये एक पोस्ट होती थी मराठा आर्मी में, ठीक है। तो सोल्जर्स को बोलते थे, ये जो सैनिक होते थे उनके ग्राउंड लेवल के, उनको पग बोलते थे, पागा कुछ भी कह लो। कागा मत लिख देना, उसका मतलब कौआ होता है। ठीक है, कोई भूखा हो इसको बर्गर पढ़ ले, बर्गर। बर्गर। ठीक है, तो ये होती थी कैवलरी, कैवलरी। और एक और टर्म था विच इज नायक। तो जो मराठा इन्फेंट्री होती थी, एक रूल होता था ना सर्टन कि भाई ये राजा, ये फलाने, ये नायक सबसे लोअर पोस्ट होती थी मराठा इन्फेंट्री में, ये सबसे लोएस्ट पोस्ट, लोअर पोस्ट है सबसे। ठीक है, नायक। सॉरी ये नयन नहीं, ये नायक है, अनिल कपूर वाला। ठीक है, नायक। तो ये सबसे लोअर पोस्ट होती थी। कुछ एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, आई थिंक SSC की या किसी में पूछा गया था, मुझे वो पेपर आज दिख गया एक से, तो मैंने कहा चलो ये भी बता दूंगा, आपको पता होना चाहिए। तो जहां साम्राज्य ऑफ मराठास लिखा ना, वहीं पे एक साइड में स्टार लगा के ये लिख लेना आप, कि ये कई बार जो है इसका टर्म का यूज होता है, हालांकि महाराष्ट्रियन ज्यादा करते हैं, बट हाँ स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखते हैं कि मराठास का रिलेशन कैसा था शिवाजी के टाइम से मुगलों से। तो सबसे पहली बात जान लो, शिवाजी अगर रूलर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ही इज एंटी मुगल, ये सबसे पहली बात होगी। भाई अगर मुगल एम्पायर के सामने कोई रूल स्टेब्लिश कर रहा है, स्पेशली औरंगजेब के सामने, तो दोस्त तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो मराठा रिलेशन विद मुगल्स, दो पॉइंट्स हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, एक शिवाजी और एक साहूजी महाराज, क्योंकि उसके बाद तो पेशवाज आ जाएंगे। ठीक है, ये छत्रपति इसकी बात हो रही है। फिर पेशवाज तो डायरेक्टली बोल देंगे कि हम तो सीधा एंटी हैं, पेशवा से कोई रिलेशन नहीं। तो सबसे पहले शिवाजी, शिवाजी ही बेसिकली रिफ्यूज्ड द ओवर लॉर्डशिप ऑफ मुगल एम्परर, ये मना कर देंगे कि भाई आप हमारे लॉर्ड नहीं हो। ही रिफ्यूज्ड ओवर लॉर्डशिप, इन्होंने बोला कि भाई आप हमारे जहां पनाह नहीं हो। औरंगजेब को बोला कि भाई यू आर नॉट माई जहां पनाह, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ठीक, कौन से एरिया से शुरुआत होगी, बीजापुर, गोलकुंडा, बोला था ना, ये इनके पिताजी वहां पे एम्प्लॉय थे शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी का टाइम टेन्योर क्या था, 7480, यही था ना, 74 से 80, 80 में, बिकॉज ही डाइड बिकॉज ऑफ औरंगजेब, लड़ते हुए। इसके बाद आएंगे शाहू जी महाराज, इसी में फिर शाहू जी आएंगे। क्या है टाइम टेन्योर, 19 से 1949। ठीक है, तो 1949, अच्छा ये फ्री, अच्छा किसी को ये लगे 7 में ही ये फ्री हो गए थे, 1707 में ही वॉज फ्रीड फ्रॉम द जेल। बहादुर शाह, बहादुर शाह था, कौन था फ्री, किसने किया था इनको, बहादुर शाह था ना। तो बहादुर शाह क्योंकि मराठास को अनस्टेबल करना था, तो उसने क्या किया, इनको रिलीज कर दिया कि जाओ भाई अब आप जा करके साम्राज्य हिला दो, है ना। तो देन शाहू जी केम। अब शाहू जी एक्सेप्टेड द ओवर लॉर्डशिप ऑफ मुगल्स। क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि सैयद ब्रदर्स की, मैंने बोला था मराठास ने हेल्प की थी एज अ पपेट बैठाने में, तो क्योंकि अब लेजिटिमेसी हो जाती है ना, अगर आपको गद्दी की चाह है, अपना पपेट किसी को बैठा रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली मानोगे कि चलो हाँ ये हमसे रिलेटेड, भाई ये हमारा एम्परर है, जनरली आप उसको एज अ पपेट बैठा रहे हो। तो शाहू जी महाराज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ही एक्सेप्टेड द मुगल लॉर्डशिप, तो ही एक्सेप्टेड मुगल लॉर्डशिप। इससे क्या बन गए ये मुगल्स के शाहू जी,
साहू जी पपेट बन गए, वाह, कठपुतली खेल चल रहा है। नहीं, अगर मैं मुगल एम्परर की, मतलब मैं एक ऑब्वियसली सेपरेट राजा हूं, देशमुख हूं, कुछ भी हूं, हाँ, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ चलो मैं आपके अंडर आ गया, तो अब टेक्निकली मैं क्या बन गया, अब मैं उनके लिए क्या करूंगा, आई विल प्रोवाइड हिम लॉयल्टी एंड ही विल गिव मी लैंड। इसी तरह से तो रिलेशन बनता था। तो नाउ शाहू जी इज अ मनसबदार ऑफ मुगल एम्पर एम्पायर, है ना। तो ये क्या बन गए, ये मनसबदार बन गए। इनको क्या बोला जाएगा, मनसबदार। ठीक है, क्योंकि वजीर तो बनने का इनका कोई वो भी नहीं था, सैयद ब्रदर्स बैठे थे। तो ये मुगल्स के मनसबदार बन गए टेक्निकली। जनरली ही इज रूलिंग द मुगल एम्पर, कि भाई हाँ ठीक है, हम इनडायरेक्टली वहां पे बैठे हुए हैं। और रंगीला था आई थिंक, रंगीला बाई किलिंग फारूक सियार। फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स मारेंगे, उसका बेटा रंगीला को बैठा दिया जाएगा। और रंगीला की इंडिपेंडेंस कौन फिर रिस्टोर करेगा, चिनकुलिश खान, बाई रिमूविंग सैयद ब्रदर्स, यही तो। ठीक है, तो चिनकुलिश खान इनडायरेक्टली एनिमी ऑफ मराठास। भाई मेरी पावर को आप खत्म कर रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर माई एनिमी, जिसकी वजह से मराठास हैदराबाद को भी प्लंडर करते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो दिस इज फ्यू थिंग्स कि इस तरह से कुछ उनका रिलेशन था, क्योंकि साहू जी महाराज के बाद कोई छत्रपति हुआ नहीं। शिफ्टिंग ऑफ पावर, यहाँ से फिर पेशवास पे पावर शिफ्ट हो जाती, फिर पेशवास बनते हैं द, उनको हालांकि छत्रपति का टाइटल नहीं मिलता है, स्टिल दे विल बी कॉल्ड एज पेशवा, बट दे विल बी रूलिंग द होल मराठा एम्पायर, कि भाई हाँ दे आर द टॉप अथॉरिटीज। ठीक है ना। तो शाहू जी के बाद खत्म, छत्रपति का सीन खत्म, नव पेशवा डायनेस्टी शुरू होगी। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब जरा आते हैं सिख स्टेट्स पे। यहाँ तक क्लियर है, मराठास देख लिया, मुगल्स देख लिया, थोड़ा सा सिख स्टेट का बैकग्राउंड। अब हम थोड़ा देखेंगे कि व्हाट वर द सिख स्टेट्स, कैसे क्या सीन था, किस तरह से दुश्मनी वगैरह हुई। सिख स्टेट, तो सिख स्टेट की बात होगी, रोहिलखंड की बात होगी, फरुखाबाद की बात होगी, तो ये दे आर द रिबेल स्टेट्स, यहाँ विद्रोह होते रहते हैं। ठीक है, दे आर द रिबेल स्टेट्स, रिबेल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हरदम विद्रोह होता रहता था, कि कभी कभी क्यों विद्रोह, चाहे मैं जाट्स की बात करूं चाहे सिख्स की बात करूं, ये हमेशा रिबेलियंस होंगे। क्यों, सबसे ज्यादा जुड़ाव जमीन से अगर किसी का होगा, तो वेदर दे आर पंजाबीज और दे आर द हरियाणवीज, लाइक द जाट्स, जाट और सिख। ठीक है, एरिया को नहीं बोलते, जाट एंड सिख, दे आर मोस्ट कनेक्टेड विद दियर लैंड्स। ठीक, अब कोई लैंड से इतना ज्यादा जुड़ा होगा, तुम जरूरत से ज्यादा अगर टैक्स वसूलोगे तो वो आपके खिलाफ रिबेल कर देगा। आज भी किसानों के आंदोलन में मोस्टली आप देखोगे तो दे आर वेदर सिख्स एंड और द जाट्स। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि बिकॉज व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गेट, द लैंड, क्योंकि वो शुरू से उसी पे डिपेंडेंट रहे। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन का जुड़ाव उनके लिए ही रहा, कि भाई हम ज़मीन से जुड़े हैं, तो कुछ भी ज़मीन में 3-5 होगा, चाहे वो अब हो, चाहे आज से कई साल बाद हो, चाहे वो पहले हुआ। तो दिस इज़ अ हिस्ट्री, इस चीज़ को इसे रिलेट कर सकते हो। कोई पूछे कि क्यों पंजाबीज एंड देन यही लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम लगाव विद दियर थिंग्स, है ना। ओके, क्योंकि देखो मोस्टली रूलर्स कहाँ हुए, इन्हीं एरियाज को लेकर के लड़ाई होती रही, पानीपत के आसपास लड़ाइयाँ होती रही, और सारी लड़ाइयाँ किसके लिए, जमीन के लिए, एम्पायर, साम्राज्य, जमीन का ही तो खेल था सारा, जमीन से जुड़ाव भी इनका ज़्यादा। अवध हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ लड़ाइयाँ बहुत नॉमिनल हुई हैं। सोच के देखो, ये किसी के लिए लड़े या किसी की तरफ से लिए लड़े, मैक्सिमम लड़ाइयाँ यहाँ हुई ही नहीं। यही तो बात थी। पंजाब से दिल्ली वाला आप रीजन देख लो, मोस्टली लड़ाइयाँ यहीं हुई हैं, हमेशा से लेकर के इतिहास। तो दिस इज द थिंग। तो एक तो ये रिबेलियन स्टेट। अब ये चाहते क्या थे, तो जो सिख थे इनको चाहिए था आनंदपुर। अब इस टाइम पे ये अनंतपुर है या क्या है देख लेना आप, बट हाँ उस टाइम पे इसको आनंदपुर बोलते थे। ठीक है, इसका एरिया मैं बता दूं तो इट इज बेसिकली द शिवालिक हिल्स, वो वाला ये रीजन था। ऐसे ऊपर देखोगे ना इंडिया की खोपड़ी पे, वो वाला रीजन, तो दिस इज द शिवालिक हिल्स वाला रीजन। ज्योग्राफी पढ़ाऊं क्या? ठीक है, ये चाहिए था सिख को। क्यों? क्योंकि अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, एंड स्टिल बहुत सारी चीजें थी कि भाई जरूरत से ज्यादा उन पे टैक्स इंपोज हो रहे थे और सारी चीजें। और सिमिलरली अब देखो आप, शिवालिक हिल्स ये वाला एरिया, ये मतलब ये आनंदपुर, ये खाली तो रहा नहीं होगा। यहाँ पे शिवालिक चीफ्स बैठे हुए थे, उनको शिवालिक चीफ्स बोलते थे। तो शिवालिक चीफ्स बैठे हुए थे, जो कि अलाई थे किसके, मुगल्स के, अलाई ऑफ मुगल्स। तो शुरुआत से ही सिख और मुगल की लड़ाई चल रही थी। ठीक,
कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको सबसे पहले ये बताया जाए कि बेटा मुगल तुम्हारे दुश्मन, ठीक है, ही इज बॉर्न एनिमी। एक होता बॉर्न एनिमी, एक होता सॉर्न एनिमी, वो था डिफरेंट थिंग्स, है ना। कि सॉर्न एनिमी किसी भी एज में हो सकता है, बॉर्न एनिमी इज कि ठीक, हाँ पैदा होते ही कि बेटा ठीक है मुगलों को मारना है, ठीक है। तो हाँ आनंदपुर, अरे यू आर, बताओ सब सो रहे हैं, ठीक है। और कैसे किस तरह से ये चाहते थे इस एरिया को, और एज अ ऑटोनोमस रीजन, ठीक है ना, कि भाई आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हमको हमारा एरिया दे दो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसको डिस्टर्ब करेंगे? नादिर शाह को। अलाइज, यस, क्योंकि अब जैसे मैंने क्या बोला, मुगल एम्पायर इज द होल इंडिया थिंग, ठीक। तो जब तक कोई और पावर नहीं बनती तब तक सब चीजें मुगल्स की हैं, तो दे आर ऑल्सो अलाइज ऑफ मुगल्स। प्लस मुगल कहाँ रूल कर रहे हैं और ये कहाँ बैठे थे, इनको लगा कि डायरेक्टली लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, इनसे वो करके रखो, ये क्या करते रहेंगे, एनुअल पेशकश भेजते रहेंगे, ठीक। तो डायरेक्टली नॉट रूलिंग बट हाँ गेटिंग एनुअल पेशकश बिकॉज दे आर अंडर द मुगल्स, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो, इनको चाहिए शिवालिक हिल्स वाला रीजन, यहाँ बैठे हैं मुगल के लाइज। अब इसकी वजह से कंफ्लिक्ट शुरू हो जाएगा मुगल्स का, और अब देखो यहां से क्या हो रहा है, मुगल वर्सेस सिख, मुगल वर्सेस सिख शुरू हो गया है, क्योंकि इनको ये वाला रीजन चाहिए। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड शुरू करते हैं तो फिर देखते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल ये था मेन रीजन जहां से इनकी लड़ाई मेन चल रही थी। तो जब बाबर इंडिया आया, व्हाट वाज द ईयर व्हेन बाबर केम टू इंडिया? 1526। तो व्हेन बाबर केम टू इंडिया इन 1526, इसको एम्पायर चाहिए था। और सिमिलर टाइम पे इसी के कंटेम्पररी कौन थे, हु स्टार्टेड द सिख रिलीजन, द मेन, गुरु नानक देव। इसी के कंटेम्पररी थे, बाबर के टाइम पे ही गुरु नानक देव ने शुरू किया था ये सिख रिलीजन, ठीक। तो इन्होंने इस टाइम पे इसी के कंटेम्पररी, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना कि कंटेम्पररी ऑफ बाबर, कि बाबर के ही समकक्ष, अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसी टाइम पीरियड में गुरु नानक देव कौन से रिलीजन की शुरुआत कर रहे हैं, सिख रिलीजन की, ठीक। तो ही स्टार्टेड सिखिज्म, या सिख रिलीजन आप लिख लेना, जैसे भी लिखना चाहो आप। तो क्योंकि अभी मैं किसी नए देश में आया हूं, वहां पे एक नया रिलीजन शुरू हो रहा है, तो अभी से मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वेदर दे आर माई एनिमी और माई फ्रेंड, तो इनिशियली मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो डिड द बाबर, कि उसने इनिशियली इनको कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है आप रिलीजन शुरू कर रहे हो भाई, आप धर्म गुरु हो, ठीक है आप करते रहो अपना धर्म वर्म करते रहो। इनको थोड़ी पता था कि आगे चल के गले का कांटा बनने वाले हैं। इसने इनिशियली कि ठीक है कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है आप रिलीजन शुरू करो। अब प्रॉब्लम ये जब शुरू हुई, जब ये सिखिज्म क्या हुआ, एक्सपेंड करना शुरू हुआ, स्प्रेड होना शुरू हुआ। अब सिख बढ़ने शुरू हो गए, लॉन्ग हेयर बारबेरियंस। तो अब ज्यादा सिख तो ज्यादा जमीन की नीड, ज्यादा जमीन की नीड। अच्छा एक चीज और देखो आप, जैसे एक तो आप ऐसी जगह पैदा हो जाओ जहां से आप ऑलरेडी वीक हो, बाकी कंट्रीज जैसे आप थाईलैंड वेंड में पैदा हुए तो मैक्सिमम कितना जाओगे, 5 साढ़े 5 फुट, तो आप लड़ने की नहीं सोचोगे। यहाँ बच्चा पैदा ही 2 फुट का हो रहा है, अब वो बचपन से ही डोले शोले प्लस खा पी के पैदा, ठीक। तो अब जब भाई जब हट्टा कट्टा बच्चे पैदा होंगे, बहुत सारे हट्टे कट्टे लोग हो जाएंगे, तब वो दबेंगे नहीं, दिक्कत ही होगी। सिमिलर वॉज फॉर द जाट्स, बचपन से ही हट्टे कट्टे, तो वो नहीं दबेंगे भाई। या तो नौकरी ले लो पढ़ाई लिखाई करके, या तो मार पीट के ले लो, तो ठीक है पढ़ाई लिखाई का तो स्कोप था नहीं उस टाइम पे, तो मारने पीटने वाला चांस ज़्यादा था। तो दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग, कि उन्होंने बोला कि भाई जिस एरिया में हम रह रहे हैं ये एरिया हमको दे दो, आप अपना देखो हम अपना देखेंगे, ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ना आप हमको डिस्टर्ब करना, एनुअल पेशकश वगैरह देते रहेंगे। मुगल्स को ये बात गवारा नहीं थी, तो मुगल्स ने, अब देखो ये इनका क्या हुआ, बेसिकली दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग, और उससे इनको चाहिए था एरिया, कौन सा एरिया, ये आनंदपुर। इन्होंने बोला कि ये वाला एरिया हमें दे दो, हमारी बेसिकली रिलीजन से जुड़ा हुआ था, प्लस सारे रह भी यहीं रहे थे, खेती वेती यहीं कर रहे थे, इनको लगा कि ये वाला एरिया हमें दे दो, बाकी आप अपना देखते रहो, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, हम्म, आगे बताओ क्या होगा, अब लड़ाई उड़ाई होगी कुछ, ठीक है। तो अब गुरु नानक देव के बाद आते हैं सिखों के नाइन्थ गुरु, क्या नाम था उनका? यस, बताओ पंजाबी बैठ के नहीं बता पा रहे हैं।
अच्छा, गुरु तेग बहादुर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है? नहीं, कैसे नहीं है? पंजाबी, जैसे एक बात बताओ, अब हिंदूज में डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन राम सबके लिए एक है। ऐसे ही मुस्लिम्स में चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, अल्लाह इज मेन। हाँ, तो ये बोलो, फतवा, फतवा जारी कराओ। ठीक है, नहीं ठीक है, बात ये नहीं है, बता रहा हूँ अभी आगे उसी पे आते हैं। तो इट्स अप टू भाई, देखो आपका बिलीफ है कि नहीं, दैट्स द डिफरेंट थिंग, हम फिलहाल उसमें नहीं जाते। तो इन 1765, 1675 में सिखों के 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर। जीटीबी नगर उनके नाम पे मेट्रो स्टेशन है, मुखर्जी नगर वाला। 75, ओके, लिखा सही था ना? ठीक है, बस भावनाओं को समझो, बोलने में क्या है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, जो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है वो इन्हीं के नाम पे है, गुरु तेग बहादुर। पूरा नाम उसका देखोगे आप तो विश्वविद्यालय से भी नजदीक है, एंड देन मुखर्जी नगर से भी। गुरु तेग बहादुर ये 9th गुरु थे। ठीक है, ही इज द 9th गुरु ऑफ द सिख, 9वें गुरु। और ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई हुम, किसका टाइम पीरियड रहा होगा? अभी तक जितने मुगल एम्परर्स आए, जनरली वो अवॉइड कर रहे थे किसी गुरु को मारना, लेकिन एक पर्सन आया जो पैदा होते ही वॉर शुरू कर रखा, जिसने, मैंने बोला ना, औरंगजेब। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब, औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया। एग्जीक्यूटेड बाई एजी 5807। ठीक, अरे धर्म से बाहर आ जाओ, हो गया थांबा। गुरु तेग बहादुर, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब। आप किसी के धर्मगुरु को मार दोगे तो नाउ यू आर अ स्वॉर्न एनिमी। अब तो आप ये डिक्लेयर कर चुके हो। अब यहाँ पे और बढ़ जाएगी चीजें, है ना? बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पार्ट ऑफ मिडेवल, यस। तो कोई चीज बहुत डिटेल में ना जाऊं तो आप अपने आप समझ जाना, है ना? ठीक है, अच्छा, अगर रीजन अभी जानना चाहते हो तो सिर्फ इतना लिख देना कि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिंग ऑफ लाइक द सिक्स, या फिर कह सकते हो कि बेसिकली इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस बाय सिक्स। सिक्स जरूर से ज्यादा रेजिस्ट करना शुरू कर रहे थे, बार बार लूट ले रहे थे, ट्रेडर्स को लूट ले रहे थे। कोई मुगल्स के यहाँ ट्रेड करने आया, उसको मार के छीन लिया कि पाजी कितना। है ना? तो बिकॉज, अब रीजन आप इसका यही लिख सकते हो कि सिक्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब एक ही तरीका, आप उनके लीडर को मार दो। औरंगजेब बिलीव दिस, इसीलिए मैंने बोला कि जब उसने किसी मंदिर को तोड़ा तो उसका मेन रीजन ये नहीं था कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, उसका मेन रीजन ये था कि जो चीज आपको डियर है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इट इज अ मॉकरी फॉर दैट पर्टिकुलर किंग, इट इज नथिंग टू डू विद द सेंटिमेंट। कोई हिंदू राजा किसी मस्जिद को उसने तोड़ा होगा तो सिर्फ वो इसलिए कि वो उसके रूलर को अफेक्ट करेगा, ही विल बी हर्ट, दिस थिंग इज डियर टू मी, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट। हम इसको इस तरह से लिखेंगे हमेशा, है ना? कि कोई चीज आपको पसंद है, अब मैं ये उसमें रिलीजन नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ उस चीज को खत्म करूंगा ताकि आप हर्ट हो। तो जब आदमी सेंटिमेंटल होकर लड़ाई करता है तो हारेगा। अनलेस यू आर न्यूट्रल, फ्री इमोशन से लड़ोगे, बहुत ज्यादा ना गुस्से में, बहुत ज्यादा ना शांत, मॉडरेट हो आप, तब लड़ाई करोगे तो यू विल बी विनिंग द वॉर। जैसे डेस्परेटली लड़े मराठास, हो सकता है अगर उनके पास सप्लाई रही होती, अपने घर में वो लड़ रहे थे, 10,000 जरूर कम थे लेकिन अपने घर में लड़ रहे थे, फर्क होता है। तो अगर सप्लाई कट नहीं हुई तो शायद वो जीत भी जाते भाई, कुछ दिन और होल्ड कर जाते तो इधर से नाना साहब आ रहे थे आर्मी लेकर के, तो आर्मी का सपोर्ट मिल जाता ना। बाय द वे, अभी तक मैंने ये बताया है कि जाट ने सपोर्ट नहीं किया था। जाट के एक राजा थे जिनका नाम था सूरजमल। सूरजमल इनिशियली सपोर्टेड मराठास, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से नहीं किया, बट हाँ इनिशियली ही सपोर्टेड मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को सिर्फ एक किंगडम, जो कि जाट किंगडम था, सूरजमल वाज द किंग, ही सपोर्टेड इनिशियली, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से फिर हाथ पीछे खींच लिया। तो सपोर्ट, मराठास का क्या सीन था ना, वो सब जगह से खाली पैसा देख रहे थे, इसको लूटो पैसा ले लो, इसको लूटो। एक तरीका ये होता है कि आप लूट के अच्छे टर्म्स पे अपने लोगों को वहां बिठा दो तो वो किंगडम आपसे मिल गया, लेकिन अगर आप लूट करके लौट आओगे, अपने किसी लोग को बिठाया नहीं वहां, तो दिस इज द प्रॉब्लम। राजपूत के साथ यही प्रॉब्लम, आपस में मर कट रहे हैं, मराठास आपस में मर कट रहे हैं। मुगल्स में सिर्फ एक बात थी कि वो यूनाइटेड होते थे कि अपने खानदान को बढ़ाओ, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, 70-80 शादियां करो, 100-200 शादियां करो। ठीक है, तो ये बात थी, तो वो थोड़ा विजनरी थे। ठीक है, ओके। देन आगे चल के 1708 कौन होगा मुगल एम्परर?
हाँ हाँ, कौन आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो मेजर मेजर चीजें बता रहा हूँ। 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोविंद सिंह, ही वॉज अगेन। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। कौन था इस टाइम का मुगल एम्परर? ही वॉज मर्डर्ड बाई बहादुर शाह था। अच्छा ठीक है, जो भी रहे, तो ही वॉज मर्डर्ड। और ये क्या थे? ही इज द 10th गुरु। एंड ऑफिशियली गुरु गोविंद सिंह की डेथ से पहले इन्होंने बोल दिया कि अब आगे कोई भी गुरु नहीं होगा, क्योंकि गुरु वाज बीइंग टारगेटेड बाय द मुगल्स। तो इन्होंने बोला कि गुरु वाली परंपरा यहाँ खत्म होगी, तो ही विल बी द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स। अब इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। उसके बाद एक और गुरु थे जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज ही वॉज इन द टाइम ऑफ जहांगीर, एंड द नेम इज हु हैव रिटन द गुरु ग्रंथ साहिब? हैं? गुरु अर्जन देव सिंह। ठीक है, अर्जन वैली वाला गाना सुना है ना, वो इन्हीं पे बना है। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे थे 5th गुरु ऑफ, ठीक है, उनका थोड़ा सा जिक्र है इसलिए बोल दे रहा हूं। तो अर्जन देव सिंह, गुरु अर्जन देव सिंह 5th गुरु थे, मर्डर्ड। तभी तो मजे की बात देखो, कमजोर मुगल्स लाइक फारूक सियार, ही वॉज इनडायरेक्टली इंक्लूडेड लाइक इन लाइक द मर्डर ऑफ बंदा बहादुर। तो ठीक है, तो गुरु अर्जन देव सिंह, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने ही लिखा था, जो कि रेलेवेंट है आज के लिए, होली बुक है फॉर द पंजाबीज। गुरु अर्जन देव सिंह, इनका इनके डेथ का क्या सीन था ना, कि ये थे बाय द वे, ये किसके टाइम में होंगे? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड आप देख लेना। तो हुआ क्या था, जहांगीर ने इनको कैप्चर किया। थोड़ी मैं पावरफुल लोगों की बात बता, अब क्योंकि अर्जन देव सिंह के बाद जो गुरुज आएंगे ना, उन पे कोई एग्जैक्ट पावर नहीं थी। उसके बाद जो पावरफुल रूलर बनेंगे गुरु गोविंद सिंह। क्यों बनेंगे? क्योंकि अभी गुरु गोविंद सिंह की थोड़ी बात करेंगे, खालसा आर्मी स्टैब्लिश करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, वो आनंदपुर के। ठीक, अच्छा, तो अर्जन देव सिंह को पकड़ा जहांगीर ने, इनको 5 दिन तक कंटिन्यूस टॉर्चर किया गया। और देन अगले 6th डे ये गए कि भाई चलो मुझे नदी में थोड़ा मुझे नहाना, आप ले चलो। तो ये नदी में नहाने गए, फिर ये कभी ऊपर नहीं आए। ठीक है ना, उसके बाद इनका कोई पता नहीं चला, तो इसलिए ये उनकी डेथ का टाइम बोला जाता है। तो ही वॉज द 5th गुरु, गए नदी में नहाने, उसके बाद फिर ये वापस नहीं आए, तो इसलिए आज कोई पता नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, बट हाँ दिस इज द थिंग। तो ये अर्जन देव सिंह। देन अब थोड़ा गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि आप लिख ही रहे हो तो उसके बाद लिख लो कि पावर शिफ्टेड टू बंदा बहादुर। बंदा बहादुर रोड है दिल्ली में, अगर कोई गया हो तो। मुखर्जी नगर वाली रोड को भी बाय द वे बंदा बहादुर रोड बोलते हैं। बंदा बहादुर, इन पे पावर शिफ्ट होगी, लेकिन ही वोंट बी कॉल्ड एज द 11th गुरु ऑफ सिक्स, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि भाई मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, आई बी द लास्ट गुरु। ठीक है, देन अगेन जैसा मैंने बोला, बंदा बहादुर, ही वॉज कैप्चर्ड बाई फारूक सियार एंड ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड। कैप्चर्ड बाई फारूक सियार एंड एग्जीक्यूटेड। और थोड़ा अगर इसको लिखना चाहते हो तो ही वॉज फर्स्ट ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड, पहले काफी दिन तक टॉर्चर किया एंड देन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। फारूक सियार का टाइम पीरियड लिखना चाहो तो 1319। ठीक है, अगर इन केस याद करने के लिए। यहाँ तक क्लियर? ये कुछ मेजर लोग थे सिख एम्पायर में। हालांकि सिख एम्पायर हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहा नहीं। एक दो राजा थे इनमें जो कि इंपॉर्टेंस रखते थे, जैसे रंजीत सिंह की बात होगी, तो रंजीत सिंह डिफीटेड लाइक अफगानीज, अफगानिस्तान में घुस के कैप्चर कर लिया था उनकी कुछ टेरिटरी को। ओके, अब देखो आप थोड़ा गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू होता सही मायने में। इससे पहले जो गुरु थे वो सीधा पूजा पाठ में रहते थे, वो लड़ाई वड़ाई से उनका कोई लेना नहीं था। लेकिन क्योंकि मौकरी के लिए बाकी उनके जो लोग थे जो उनको फॉलो करते थे, वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो लोगों को मार काट रहे थे मुगलों को, इसलिए जो है मुगलों ने उनको गुरु को मारा। जनरली गुरु डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, अनलेस कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए इन्होंने खालसा आर्मी बनाई।
वाहे गुरु दी खालसा है। अब ठीक, जनरली है। अच्छा, ऐसा बोलो। तो खालसा आर्मी, अब जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा खालसा आर्मी का स्ट्रक्चर देखते हैं, किसमें मोस्टली थे कौन। अच्छा, ये कब स्टेब्लिश हुई थी? 1699। ठीक है। खालसा आर्मी में मेन दो लोग थे। एक तो अच्छा पहले, अच्छा देख लो आप, सिख की बात कर रहा था मैंने बोला कि बताओ कि कौन होते हैं जो, पहले तो सहजदारी सिख बताओ आप कौन होते हैं, कोई आइडिया? सहजदारी सिख, तो इसमें मेज सहजदारी सिख, कोई बात नहीं। तो सहजदारी सिख वो होते हैं, देखो दो तरह के सिख होते हैं, सहजदारी सिख और एक होते हैं बेसिकली है। हाँ, जनरली नामधारी से मतलब समझ रहे हो कि सिख का नाम है, देखो तरीका क्या होता है। जो सहजदारी सिख होते हैं वो बेसिकली अमृतधारी होते हैं। अमृतधारी क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, सही बोला, अमृतधारी। अमृतधारी इज अ प्रॉपर ट्रेडिशन कि जब कोई पैदा होता है तो बैप्टिज्म समझते हो आप, बच्चे का नाक मुंह पकड़ के पानी में डुबा देते हैं कि हाँ। हाँ हाँ भाई, क्रिश्चियंस में इट इज अ टाइप ऑफ बैप्टिज्म कि एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, कस्टम है ना। कस्टम है एक, कि भाई कुछ कस्टम है उसके बाद आप जो है। अब ये अमृतधारी सिख कौन होते हैं? आपने कई बार लेडीजों और लोगों को ऐसे बड़ी पग बांधते देखो, गोल पग की बात करो ऊंची, दे आर द अमृतधारीज, है ना। तो लेकिन इसमें प्रॉपर कस्टम होता है कि अब बच्चा पैदा होगा तो उसको एक प्रॉपर कस्टम के थ्रू सिख बनाया जाएगा, देन ही विल बी नोन एज सहजदारी सिख। तो उनको केश वेश रखना इंपॉर्टेंट होता है कि दे नेवर कट दियर केस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। इवन लेडीज भी है तो उनके अगर फेशियल हेयर्स वगैरह बढ़ते हैं तो उसको ट्रिम नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब, अगर आप जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो ये मानते हैं कि आप अपने, क्योंकि गुरु गोविंद साहब ने जब तक वो जिए उन्होंने कभी अपने कोई भी हेयर ट्रिम नहीं किए थे। हाँ बेसिकली दिस इज द, ये कस्टम है जिसके थ्रू आप ये बनते हो, है ना। अब जनरली खालसा आर्मी में दो लोग होते थे, एक तो ये सहजधारी सिख होंगे, ठीक। अब इस सहजधारी सिख की एक कैटेगरी थी जो कि थे खत्रीज। खत्री आजकल टाइटल देखते हो अपना, दे आर ऑल्सो सिख, खत्री है। ओके, खत्रीज, अगर मेजर खत्री की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह वॉज अ खत्री, ठीक है। खत्री रिलीजन से आते थे। तो खत्रीज की पावर क्या थी? दे वेर द मैन ऑफ मनी, पैसा, एंड देन दे वेर द रिलीजियस पीपल, क्योंकि ये वाले थे, ये प्रॉपर पंजाबीज थे, पंजाबी नहीं सिख, मनी एंड रिलीजन। तो ये कहाँ डोमिनेट करते थे? पैसे में और रिलीजन में, ठीक। पैसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी जो रिलीजियस चीजें हैं, बाकी लोगों को बताना कि भाई सिख धर्म ये है, ये चीजें अच्छा ही है कि आप सिख बन जाओ। तो एक तो ये खत्रीज थे, गुरु गोविंद सिंह जी इस पर्टिकुलर उससे बिलोंग करते थे, कम्युनिटी से। देन द सेकेंड वर जाट्स, ठीक, जाट पिजेंट। हाँ यही मैं बता रहा था कल आपको, जाट पिजेंट, दे आर बिलीवर ऑफ सिखिज्म, ठीक। तो ये बिलीवर्स हैं सिखिज्म में, बट ये अमृतधारी नहीं है या ये सहज सिख नहीं है, सॉरी ये, हाँ सहजदारी सिख नहीं है, ठीक है। तो दे बिलीव, बिलीव इन सिखिज्म। ये वो जाट्स हैं जो सिखिज्म में बिलीव करते हैं, बट दे आर नॉट दिस, नीदर दिस, नॉर दिस, ठीक है ना। बिलीव करते हैं, मानते हैं, बट पैदा होने से या सिख नहीं है ये लोग, बट दे बिलीव इन द सिख एंड दे आर द पार्ट ऑफ द खालसा आर्मी। तो खालसा आर्मी इज डोमिनेटेड बाई, अब ये कौन सा रीजन डोमिनेट करेंगे? द मिलिट्री रीजन। ये पैसे और रिलीजन में, ये मिलिट्री वाले एरिया में दे आर द पावरफुल वंस, आर्मी वाले। तो इनका डोमिनेंस कहाँ होगा? आर्मी में, ठीक है। किसी खत्री को आप जानते हो? अच्छा, तुम भी खत्री मानो है, तुम्हारी वजह से आ रहे थे लोग इसलिए बता रहा हूँ। खत्रीज आर द वन हु बिट्रेड द सिक्स ठीक है। ओके, अब ठीक है, ओके। तो अब ये सारे खालसा आर्मी हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब जब डेथ हुई औरंगजेब की, ठीक है, औरंगजेब जब तक होगा तब तक ये किसी से समझौता नहीं करेगा, पहली बात आप ये याद रखना, चाहे वो कोई भी हो हमेशा लड़ाई करेगा, ठीक है ना। औरंगजेब इज नेवर कि भाई, अकबर का रूल क्यों गोल्डन एरा माना जाता है आपको पता है? अकबर जल्दी अवॉइड करता था लड़ाई करना,
वो कोशिश करता था सबसे हाथ मिला के रखो और सबको आराम से हाथ मिला के हालचाल लेते हुए रूल करो। तो उसके टाइम में आप देखोगे कि मैक्सिमम हिंदूज भी खुश होंगे, मुस्लिम्स भी खुश होंगे, इतना लंबा टेन्योर और बहुत लेस लड़ाइयाँ, है ना, क्योंकि वो सबसे हाथ मिलाने वाली प्रथा। लेकिन औरंगजेब ही सीधा डिक्लेयर्ड द वॉर। तो जब आप आंसर लिखोगे मुगलों का, तो आप बोलोगे इससे पहले के जो राजा थे जनरली देवर अवॉइडिंग द वॉर, कि हाँ ठीक है हाथ मिला लो, रह लो, साथ रह लो, को एग्जिस्टेंस है ना, कि साथ साथ रह सकते हैं। बट औरंगजेब के टाइम आते आते तो ये फिर पूरा एकदम कि पैदा ही पागल हुआ था कि मारो। ठीक, अब जब औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, तो स्टिल बाय दैट टाइम, मतलब औरंगजेब की डेथ से पहले ही जब ये वीक हो गया था, तो नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा? बहादुर शाह। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले बहादुर शाह वाज देयर एंड एवरीवन न्यू ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एम्परर, बिकॉज औरंगजेब वाज वीक, बुढ़ा गया था, पागल हो गया था, हटिया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने कन्विंस कर लिया बहादुर शाह को कि भाई हमें आनंदपुर दे दो, एंड ही एग्रीड। गुरु गोविंद सिंह को ऐसे नहीं मारा गया था, ही वॉज किल्ड बाई, मतलब धोखे से मारा उनको। तो यहाँ हुआ क्या था, गुरु गोविंद सिंह के लिए GGS लिख रहा हूं, ठीक है। तो ही कन्विंस्ड मुगल्स टू गिव आनंदपुर, है ना, और मुगल्स एग्रीड, दे सेड कि ठीक है हम आपको दे देंगे। उसकी औरंगजेब देन डाइड, और ये बात हो गई थी कि मतलब हम दे देंगे आपको। लेकिन जब बेसिकली बात हुई देने की, जब लड़ाई हुई शिवालिक चीफ से, तो मुगल्स ने बेसिकली बैक स्टेप, पीछे छुरा मार दिया कि हाँ चलो जो हमने बोला था हम उससे पीछे हटते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह ने, मतलब मुगल्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि बहादुर शाह, औरंगजेब जब मरता उससे पहले ही बहादुर शाह गद्दी पे बैठ चुका था, ठीक। जरूरी कि औरंगजेब का जो टाइम टेन्योर है तब तक वही ही वॉज द डी फैक्टो डी जूरे वाली बात थी। बहादुर शाह ने बोला कि दे देंगे। तो इस तरह से बेसिकली दे आर द फ्रेंड्स, कि भाई सिख और मुगल्स दे आर नाउ फ्रेंड्स। तो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी गए आनंदपुर, शिवालिक हिल्स के जो चीफ्स होंगे उनसे लड़ाई होगी। वैसे थोड़ी होगा कि हाँ भाई मुगलों ने बोल दिया तो हम दे देंगे, ऐसा नहीं है ना। लड़ाई हुई, देन मुगल्स बिट्रेड, इधर लड़ाई चली, पीछे से मुगल आर्मी आ गई, है ना। तो दे अटैक्ड, लाइक अब दो तरफ से अटैक हो जाएगा। देन गुरु गोविंद सिंह डाइड देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पावर शिफ्टेड टू बंदा बहादुर। ये इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई, और देन बंदा बहादुर पे शिफ्ट हुआ। फिर बंदा बहादुर स्टार्ट रेजिस्टिंग, ठीक है। अब ठीक है, बंदा बहादुर का टाइम पीरियड लिख लो आप, 1708 से 15। तो गुरु गोविंद सिंह यहां से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये गए थे वो एरिया कब्जा लेने, एंड देन ही वॉज किल्ड। देन पावर शिफ्टेड टू बंदा बहादुर, 1708 से 15। ये समझ आया ना कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई। पहले उनको बोला, बताता हूँ अगस्त, जैसे देखो लास्ट टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी ने मना लिया मुगलों को कि भाई हमें दे दो एरिया। बहादुर शाह वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट एम्परर, उसने बोला कि ठीक है दे देंगे। तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि एरिया दे देंगे। अब यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी गए वो एरिया कब्जा करने, इन्होंने बोला कि जाओ वहाँ के जो चीफ्स हैं उनको रिमूव करके एरिया कब्जा लो। फिर वो जो चीफ्स थे, मैंने बोला दे वर द एलाइज ऑफ मुगल्स, एलाइज ऑफ मुगल्स ना, तो उन्होंने बोला कि ये क्या किया आपने, एक तो आपने हमें एलाई बना रखा है, ऊपर से अपनी एरिया किसी और को कैसे बोल दिया, तो हम नहीं देंगे। तो फिर वो कंफ्यूजन में आ गए मुगल्स, उन्होंने लगा कि अपने पठान का बच्चा, भाई भाई, है ना। तो देन मुगल्स बेसिकली केम ऑन द साइड ऑफ शिवालिक हिल चीफ्स। अब गुरु गोविंद सिंह जी तो ये सोच के जा रहे हैं कि भाई यार दे आर ऑन माई साइड। देन दे बेसिकली अटैक्ड बाई बोथ साइड्स। जब ये वहां पहुंचे तो दो तरफ से अटैक, एक तो शिवालिक हिल्स के जो चीफ्स थे और इधर से मुगल्स ने अटैक कर दिया। तो देन ही वॉज किल्ड आफ्टर हिम, बिकॉज ही सेड कि अब हमारे पास कोई गुरु नहीं होगा। तो बंदा बहादुर बिकम द नेक्स्ट पावर। So he started resisting. He started resisting, basically attacking the Shivalik Hill chiefs. But again, what happened? तो देखो अब ये टाइम पीरियड आ चुका है बंदा बहादुर के टाइम पे, देयर विल बी फारूक सियार एंड देन देयर विल बी अनदर पर्सन बिफोर फारूक सियार, जहांदार शाह। जहांदार शाह के टाइम में पहली बार क्या हुआ था सोच के देखो आप। जैसे देखो, बिकॉज मैंने बोला कि सिख्स कभी नहीं हारे, जाट्स कभी नहीं हारे, राजपूत कभी नहीं हारे, ये तीन कम्युनिटी जिनको कभी नहीं हरा पाए, है ना। तो अब यहाँ पे सिक्स आर बिकमिंग पावरफुल अगेन अंडर बंदा बहादुर, सिक्स आर बिकमिंग पावरफुल। अब लगातार नुकसान पहुंचा रही है मुगल्स को। तो मुगल्स क्या करेंगे सोच के देखो, क्योंकि अब इनके पास एम्परर तो उतने पावरफुल बचे नहीं कि डायरेक्ट लड़ाई करके ले लें।
क्यों नहीं बचे हैं? सोच के देखो, औरंगजेब मर चुका है, उसके बाद बहादुर शाह आया था, वो भी थोड़ा ठीक ठाक था, वो भी खत्म हो चुका है। देन कम्स जहांदार शाह, कमजोर शासक। इसके बाद आएगा फारूक सियार। जहांदार शाह ने क्या किया इनमें, इनमें मैंने बोला था कि देयर वर अ पर्सन हु इज द मैन ऑफ मनी। कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करने का एक रीजन था। जहांदार ने शुरू किया था इजारादारी सिस्टम, ठीक। अब इस टाइम पे सिमिलरली, मतलब पैरेलली मैं बोल रहा हूं कि इजारादारी सिस्टम शुरू हो रहा है। भाई जहांदार शाह, टाइम पीरियड लिख लेना आप, जहांदार शाह प्लस फारूक सियार भी लिख सकते हो, क्योंकि सेम उसने जहांदार शाह, क्योंकि बहुत टाइम तक तो रहा नहीं। कितना टाइम पीरियड था इसका? 1 साल, 12-13, 12-13 ही था ना। 1 साल बाद ये हट जाएगा, तो फारूक सियार कंटिन्यूड द सेम थिंग, तो प्लस फारूक सियार आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 साल में ये चला गया, तो फारूक सियार ने इस चीज को कंटिन्यू किया। अब इजारादारी सिस्टम, हाँ पंज, एग्जैक्टली स्पेशली कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये क्यों पंजाब और बंगाल वाले रीजन में शुरू हो रहा है, उसका रीजन बता रहा हूँ। हाँ, और जहांदार शाह ने बंगाल, पंजाब और बंगाल वाले रीजन में किया था, है ना, सबसे पहले। तो ही स्टार्टेड इट, रीजन भी लिख दे रहा हूँ, पंजाब प्लस बंगाल भी था आई थिंक। ये रीजन क्या था उसका, ये बताता हूँ। देखो अब पंजाब में शुरू करने का रीजन क्या था, देखो अब इजारादारी सिस्टम किसको टारगेट करने के लिए, सिक्स पावरफुल हो रहे हैं। सिख में 2 लोग मेन, एक खत्रीज और एक जाट्स। अगर मुझे खत्रीज को टारगेट करना है, व्हाट इज इजारादारी सिस्टम, पैसे से पैसा बनाना। खत्रीज आर मैन ऑफ मनी। खत्रीज को लुभाने के लिए खत्रीज से बोला कि काम करें, अगर आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे दें तो भी क्या उनका साथ दोगे? तो मानो सेड नो। मानो का साहब पैसा कमाना है। तो अब इजारादारी सिस्टम ने सबसे ज्यादा टारगेट किया खत्रीज को। देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन, इसको आप लिखोगे कि भाई हाँ ये एक रीजन था, किसने किसको टारगेट किया, खत्रीज को। मुझे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं क्यों लड़ाई करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी है नहीं, बंदा बहादुर लड़ाई पे लगे हुए हैं, तो खत्रीज को क्या लगा, दे आर मैन ऑफ मनी, उनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। जिसके पास पैसा, उससे और पैसा बनाने की सोचेगा। तो उनको लगा शेयर मार्केट में बढ़िया बॉन्ड आया, इसमें इन्वेस्ट करो। तो यहां से क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस से खत्रीज आर आउट। इनको लगा बिजनेस करो, भाड़ में जाए। अब बचे सिर्फ जाट्स, जाट पीजेंट। अब आप पैसे से कमजोर हो जाए कोई आर्मी, सोच के देखो कि उसमें से जो मैन ऑफ मनी थे वो निकल गए, तो विदाउट पैसे आप कितने दिन सर्वाइव कर लोगे, है ना। तो खत्रीज आर आउट। अब यहाँ पे खालसा आर्मी में बंदा बहादुर इज लीडिंग ओनली जाट पीजेंट्स मैक्सिमम, और कुछ इक्के दुक्के और जो लोग हैं उनके। अब इस वजह से बंदा बहादुर हार गए। सिर्फ, अच्छा जिसको अभी तक लग रहा है कि जाट्स अच्छे थे, तो सिर्फ खत्रीज ही नहीं गए थे, चुरमान जाट्स भी बाहर चले गए, ठीक है। चुरमान जाट्स, ये चुरमान लीडर थे जिन्होंने जाट किंगडम स्टैब्लिश किया था, इसके बाद वही देखेंगे। तो ये 2 लोग जब मेजर चले गए बंदा बहादुर की आर्मी से, तो आर्मी गेट वीकेंड, तो इजीली ही वाज डिफीटेड बाई। तो पहला जो अटेम्प्ट था सिख स्टेट को स्टैब्लिश करने का, वो हो गया फेल्ड ऑफिशियली। फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश अ सिख स्टेट इज फेल्ड ड्यू टू 2 रीजंस। इजारादारी सिस्टम आया जिसकी वजह से खत्रीज बाहर चले गए, कुछ डिस्प्यूट की वजह से जो चुरमान जाट्स थे वो भी बाहर चले गए। चुरमान जाट्स पावरफुल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है सिख किंगडम को एस्टेब्लिश करने का। ये इसका आउटकम ये होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेल्ड ऑफ सिख किंगडम। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट सिख किंगडम एस्टेब्लिश करने का। सिख किंगडम को एस्टेब्लिश करने का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इस तरह से फेल हो जाता है, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज कहीं स्पेसिफिकली लाई जा रही है तो उसका एक रीजन है, दिस इज द रीजन। ठीक है, बंदा बहादुर हार गए, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। लेकिन इसका जो आउटकम रहा, ठीक है, बंदा बहादुर के हारने से इसका ये मतलब नहीं था कि सिख पावर जीरो होगी। पहली बात, इसके जब आउटकम में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका आउटकम क्या हुआ, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, ये तो लिखोगे आप। लेकिन सिक्स पावर इज नॉट जीरो येट। रीजन समझो, खत्रीज आर स्टिल सिख, चुरमान जाट्स आर स्टिल सिख, है ना, दे आर द पार्ट ऑफ खालसा आर्मी। तो सिख पावर इज नॉट जीरो, इजंट जीरो। ऐसा होता है तो देखो, जो पावर होती है या शक्ति बोले हिंदी में, इसका एक नेचर होता है। क्या होता है? इट्स लाइक एनर्जी है। न तो उत्पन्न हो सकती ना खत्म हो सकती।
अच्छा ऐसा, यस। पावर शिफ्ट होने का मतलब यह है कि पावर खुद को हमेशा सेंट्रलाइज करने के लिए खोजती है। इट इज लाइक आत्मा, भूत, खुद को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करना, किसी न किसी को पकड़ो, ठीक। हाँ, कि मतलब यही तो ये, इट्स पावर इज लाइक आत्मा, कि खुद को सेंट्रलाइज करेगी ही करेगी हर टाइम में। आप देख लो उठा करके, हमेशा पावर विल सेंट्रलाइज इटसेल्फ। तो सेम चीज कि भाई पावर खुद को सेंट्रलाइज करती है। सिमिलरली यहाँ की अब देखो कि यहाँ पे 6-0 नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक बंदा हारा है, विच इज बंदा बहादुर। ठीक है, लेकिन पावर इज नॉट जीरो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, एक पैरेलल पॉलिटी शुरू होती है, समझ रहे हो, एक पैरेलल पावर फिर से राइज होना शुरू होगी। एक पावर हार गई तो फिर अगेन पावर विल सेंट्रलाइज सेल्फ, बंदा बहादुर हार गए। सिमिलरली बाकी जो थी, अब इनको मिसल बोलते हैं। मिसल इज व्हाट, क्लैंस ऑफ 6, है ना। ठीक है, अभी ठीक आगे समझते हैं। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, एक पैरेलल पॉलिटी पैदा हो रही है कि भाई हाँ ठीक है, पावर इज अगेन सेंट्रलाइजिंग इटसेल्फ समवेयर एल्स, ठीक है ना। अब कहां पे ये सेंट्रलाइज हो रही है, अब देखो तो देवर मिसल्स। मिसल्स, मिसल क्या होती है, इट इज अ क्लैन। क्लैन समझते हो कि ऐसे कई सारे परिवार हैं, जैसे एक पंजाबी परिवार है जिसमें रिलेटिव्स वगैरह मिला करके 30-40 लोग हैं, तो वो एक मिसल हो गए। ऐसे ही एक और पंजाबी फैमिली है जिसमें रिलेटिव्स वगैरह मिला के 50-60 लोग हैं, तो वो दूसरी मिसल हो गई। ऐसे ही मिसल हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मिसल एक, मिसल दो, ऐसे कितने मिसलें थी, टोटल 60 मिसल। ठीक है, ऐसी 60 फैमिलीज थी, क्लैंस थी। दीज आर द क्लैन ऑफ 6, ऐसे बोल सकते हो आप, क्लैन ऑफ 6। ठीक है, जिसको मैं मिसल बोल रहा हूं, इट इज अ क्लैन। क्लैन क्या होता है बेसिकली, इट इज ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, एंड दे आर बिकमिंग द सेंटर ऑफ पावर। कि अब इन 60 जो मिसल हैं, पावर इनमें आ रहा है। भाई आप सोच के देखो, आपका परिवार, अभी मैं कह रहा हूँ कि आपके परिवार में 30-35 लोग हो जाएं, तो पूरे गांव की ऑलरेडी जो पावर है ना वो पे आ जाएगी। यू विल बी कंसिडर द मोस्ट पावरफुल बिकॉज यू हैव द नंबर, और आपके आपके परिवार के लोग हैं। तो इसी तरह से ये मिसलें पावरफुल होना शुरू हुई, पैरेलल पॉलिटी। अब देखो आप, अब इनका जो लीडर होगा, बेसिकली इस मिस्र के हर परिवार से एक लीडर होगा। उन लीडर्स में से एक जो बेसिकली कह सकते हो सबसे बूढ़ा पर्सन होगा, उसको एज अ लीडर अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे दल खालसा। इनकी जो मीटिंग का प्लेस होगा, जहां पे मेन लीडर होगा, उस चाहे मीटिंग प्लेस को बोल लो या फिर जो मेन लीडर है उसको दल खालसा बोल लो। बट हाँ, जो इनका लीडर वाला प्लेस होगा, लीडर्स प्लेस बोलो या लीडर बोलो, कुछ भी बोलो, leader will be the, you can say Khalsa, and the place will be called, or like their group will be called Dal Khalsa, लीडर ग्रुप। इसीलिए दल लगा रहे हैं, समझ रहे हो आप, दल खालसा। क्योंकि ये क्या है, कोई एक पर्सन नहीं है, यहाँ सारे पर्सन ने किसी एक बूढ़े बुजुर्ग को अपॉइंट कर दिया कि भाई हाँ ही इज आवर द लीडर, जो ये बोलेंगे लास्ट वो बात होगी। तो दिस थिंग विल बी नोन एज, कि सारे लीडर जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो उसको बोलेंगे दल खालसा। सारे मिसल्स के एक एक लीडर सब जगह आए, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, कोई एक गार्जियन है हमारा बुजुर्ग पर्सन, उसको बोल दिया कि इनका फैसला लास्ट। तो दैट होल विल बी कॉल्ड एज दल खालसा, कि वो सारे लीडर्स एक साथ दल खालसा बोले जाएंगे। इट इज द दल, ठीक है। तो इसमें कोई एक लीडर नहीं है, इसमें सारी मिसल के लोग लीडर्स एज अ पर्सन किसी को बोल दिया कि हाँ ठीक है, ही विल बी द कास्टिंग वोट, ठीक है ना, दल खालसा। अब देखो यहां तक क्लियर है। तो लास्ट जो रूल कर रहा था अफगान शासक, यहाँ पे कौन था? Who was the last Afghan शासक who ruled this area, पंजाब एंड पेशावर एंड देन कश्मीर? तिमूर शाह अब्दाली, अब्दाली का बेटा तिमूर शाह। अब उसके पापा, अब देखो तिमूर शाह का जो 5th सन था, 5वां बेटा, हिज नेम वाज जमान शाह, ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली। क्योंकि यहाँ रह चुका था, तो उसने बोला कि भाई यहाँ की लस्सी अच्छी लगती है, चलो लस्सी पी के आएंगे। दादाजी एक बार लेकर आए थे, बहुत मजा आया था, जमान शाह को लगा। तो जमान शाह आता है 1799 में अटैक करने पंजाब पर, ठीक। जमान, जेड, अरे जमाना वाला जमान, जमान शाह, ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली, 5th सन ऑफ तिमूर शाह, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूं ऑफिशियली तो थर्ड एम्परर ऑफ दुर्रानी एम्पायर। पहला एम्परर इज अब्दाली, देन सेकंड वाज द तिमूर, थर्ड वन इज दिस जमान शाह। ही इज द थर्ड एम्परर ऑफ दुर्रानी एम्पायर। तो जमान शाह आया लस्सी पीने, ठीक। अब सोचो क्या हुआ होगा,
ठीक है। तो फिलहाल ये अफगान इन्वेजन, ही वाज अफगानी, ये मेंशन करने लगा कि इट इज अनदर अफगान इन्वेजन। जनरली आप कभी गूगल करोगे आपको 10 अफगान इन्वेजन दिख जाएगा उसमें कि इतनी बार हुआ। जनरली 3 मेन अफगान इन्वेजन थे, एक नादिर शाह, देन अब्दाली, देन दिस जमान शाह। दीज 3 इंपॉर्टेंट अफगान इन्वेजन वर देयर। बाकी आप सर्च करोगे तो आपको 10-12 मिल जाएंगे कि हाँ ये भी हुआ ये भी हुआ। 3 इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज द थर्ड वन, 1799, 1799 आया लस्सी पीने। वहां बैठे थे कौन, सारे मिस्ल, अलग अलग मिस्ल थी। लेकिन बात ये थी, मैंने बोला कि दल खालसा वाला सीन भी था, तो मिस्ल्स क्या थी, एक तरह से साथ थी, इनमें कोई डिवाइड एंड रूल वाला सीन नहीं था अब तक। जरूरत पड़ने पे वो साथ आ सकते थे, तो दे वर वेरी पावरफुल। 60 मिस्ल को सोचो, मुगल एम्पायर नहीं हरा पा रहे, मराठास नहीं हरा पा रहे, तो हाउ पावरफुल दे आर। ठीक है ना। अब उस मिस्ल में जैसे जमान शाह आया, तो उस मिस्ल में एक मिस्ल थी जिसको लीड करते थे रंजीत सिंह। देयर वाज अ किंग नेम्ड रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह एक मिस्ल से बिलोंग करते थे, रंजीत सिंह। इनकी मिस्ल का क्या नाम था, सुकेर चकिया, सुकेर चाकिया मिस्ल, सुकेर चाकिया, ये इनकी मिस्ल का नाम था। एंड ही वाज वेरी पावरफुल, खुद भी तगड़े थे, हट्टे कट्टे है ना, और इनकी मिस्ल भी पावरफुल थी। तो जमान सा आया इनके घर, बोला कि भाई लस्सी पीने आए हैं अफगानिस्तान से। इन्होंने बोला कि छाओ लस्सी पिलाते हैं तुमको। घर में बंद किया, बहुत मारा उसको। ठीक। तो ही डिफीटेड जमान शाह, एक अफगान को हरा दिया। ठीक है, ही डिफीटेड जमान शाह। 1799 में कोई अगर एक अफगान को हरा रहा है तो सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा इसकी वजह से, मुगल तो मर चुके हैं। यस, ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा डर लगेगा, इसकी वजह से होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें बोला जाएगा कि भैया आप इंडिपेंडेंट हो, आप हमारे माई बाप, हाथ मिला के रहो हमसे, हम दोनों दोस्त, है ना। इसका आउटकम होगा, अभी आगे देखते हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये जानो कि रंजीत, अच्छा इनका टाइम पीरियड लिख लो आप, रंजीत सिंह का 0139। टाइम पीरियड क्यों बोल रहा हूँ, सोचो एक मिस्ल जो कि सीधा अफगान को हरा दे, नाउ दे आर गोइंग टू लीड द ऑल मिस्ल्स, स्पेशली सिख किंगडम के राजा बन गए वो, इनडायरेक्टली बन गए कि नहीं भाई। 4-5 परिवार रह रहे हैं, उसमें से एक परिवार ज्यादा पावरफुल हो जाए, लड़ाई झगड़ा करके जीत करके आ जाए, कोई टेरिटरी कब्जा ले, तो इस तरह से क्योंकि वो पावरफुल थे, उन्होंने अफगानी को हरा दिया, तो अब सारे में वाहवाही हो गई। तो दे कंसिडर्ड हिम कि भाई हाँ चलो आप आज से हमारे राजा, तो यहां से स्टैब्लिश होता है सिख किंगडम। ठीक है ना। ओके, बहुत पावरफुल थे, हाँ बिल्कुल थे, क्यों नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजों के पावरफुल होते हुए भी कोई सोचो एक अफगानी को हरा दे उस रीजन में, ऑब्वियसली अंग्रेज भी परेशान तो कर ही रहे होंगे इनको, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ रखा होगा कि हाँ भाई चलो जाने दो। अंग्रेजों का मेन पॉइंट क्या था, अभी देखो प्रेसिडेंसीज बनाने में लगे हुए थे, कब्जा करने में। कौन सा रीजन, ये वाला रीजन नीचे वाला, सी कोस्ट। मैंने बोला था ना सबसे मेजर फोकस सी कोस्ट पे था, ताकि वो अपनी नेवी ला सके। नेवी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उनको लड़ाई होती थी, लगता था हार जाएंगे, तो अपनी शिप पे जाके भाग जाते थे, लाओ और समुद्र में बैठे हैं आराम से खा पी रहे हैं, खाने पीने का सामान वहाँ है, 1-2 महीने आराम से खाएंगे पियेंगे, फिर ताकत करके फिर वापस आएंगे लड़ने। ठीक, तो वो कोशिश करते थे कोस्ट के आसपास रहो। तो उनको ये रीजन बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, इसलिए इसको छोड़ रखा था। और वो उन्होंने बोला भी यही कि भाई एक काम करो, ये रीजन आप अपने पास रखो, हमको रूल करने का कोई इस पर शौक नहीं है, आप भाई माई बाप हो, तगड़े हो, आप हमारे दोस्त, आप अपना देखो हम अपना देखेंगे। ठीक, तो इसलिए अंग्रेजों ने हाथ, हाँ क्या चीज़, अच्छा देखो, तो ये मिस्ल समझ आई आकाश, छोटी छोटी फैमिलीज जिनको हमने इंग्लिश में वो क्लैंस बोलते हैं, ग्रुप या कुछ क्लैन बोल लो। तो उस क्लैन में रंजीत सिंह जी का एक क्लैन था जिसका नाम था क्या, सुकेर चकिया क्लैन, सुकेर चाकिया, है ना, ये इनकी फैमिली का नाम था। अब क्या हुआ, जमान शाह ने जब अटैक किया तो सबसे पहले भिड़ंत इनसे हो गई, सिर्फ इनकी मिस्ल से, बाकी मिस्ल ने ऑब्वियसली साथ दिया होगा, बट ही वॉज लीडिंग इट, रंजीत सिंह लेड इट। इन्होंने जमान शाह को हराया, क्योंकि इन्होंने हराया। आप सोचो आप किसी को हरा दो तो आपके दोस्तों में आपकी वाहवाही बन जाएगी, आप में से कोई एक यूपीएससी निकाल ले, सारे दोस्तों में आप हीरो बन गए, यू विल बी द लीडर। सेम चीज यूपीएससी क्लियर कर ली इन्होंने, इंटरव्यूअर को मार दिया, ठीक है ओके, देन ही बिकम्स द लीडर। अब जब लीडर बन गए तो यहाँ से सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया इन्होंने। अब सारे जो 60 क्लैंस थी या 60 मिस्ल थी, उसके लीडर कौन बन गए, राजा रंजीत सिंह। ठीक है, इनको राजा रंजीत सिंह भी बोला जाता बाय द वे, क्योंकि वो राजा थे, पहले राजा। तो अब जब ये राजा बनते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कैप्चर किया पंजाब को, पूरा पंजाब इनके पास। ठीक, देन ही कैप्चर्ड द एरिया वेयर तिमूर शाह वाज देयर, पेशावर, कश्मीर,
एंड सम अफगानी एरियाज एज वेल। तो रंजीत सिंह ने सबसे पहले कैप्चर किया पूरे पंजाब को, पंजाब प्लस कश्मीर प्लस पेशावर प्लस सम अफगानी टेरिटरी। अफगानिस्तान पहुंच गए घूमते घूमते कि लाओ भाई, अब तुम्हारा, अब तुमने हमारी लस्सी पी थी, अब लाओ थोड़ा रिटर्न करने का टाइम आ गया है, हम आए हैं खाने। जो भी फेमस होता हो वहाँ पे, डेट्स खजूर वजूर खाने गए होंगे या पिस्ता, या हो सकता है क्रिकेट खेलने गए रहे हो, या भाई राशिद खान आओ, ठीक है। अच्छा, कश्मीर उस टाइम पे किसके पास था? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप मेंशन करने लगा, कश्मीर उस टाइम पे था डोगरा राजपूत के पास। बाय द टाइम राजपूत वर आल्सो पावरफुल रीजन, है ना। तो ये था डोगरा राजपूत के साथ। और जो हरी सिंह बिलोंग करते ना इसी में, आगे चल के हरी सिंह वो भी इसी खानदान से आते हैं ना। तो यहाँ पे राज था डोगरा राजपूत का। अगेन देखो, जो ये राजा रंजीत सिंह थे, इनका जो अप्रोच था वो थोड़ा मुगलों वाला था, किसी से लड़ाई वड़ाई करके नहीं रूल करना। डोगरा राजपूत बोले कि भाई ठीक है, आप अपने एरिया में पावरफुल हो, क्योंकि राजपूत से जनरली कोई भिड़ता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो मतलब आपस में लड़ कट रहे हैं, लेकिन देवर वेरी पावरफुल, कि मिलिटरली बहुत पावरफुल थे। तो इन्होंने बोला कि डोगरा राजपूत को क्या बना दिया, वजीर बना दिया। तो अब कश्मीर दे आर रूलिंग एज अ वजीर, बट हाँ दे आर अंडर द राजा रंजीत सिंह। तो डोगरा राजपूत दे बिकेम द वजीर्स। जिस जिस रीजन में जो जो डोगरा राजपूत मजबूत रहा होगा उसको वजीर बना दिया वहां का, कि भाई आप यहाँ के वजीर, आप यहाँ के वजीर, आप यहाँ के वजीर, ठीक। मैंने बोला कि इनकी पॉलिसी अगर आप किसी से कंपेयर करोगे तो ही वॉज लाइक अकबर। इनकी पॉलिसी को जो कंपेयर किया जाता है, ही वॉज लाइक अकबर। अकबर से क्यों? क्योंकि देखो, खत्रीज के साथ बना करके रखा है इन्होंने, जाट्स के साथ बना करके रखा है, राजपूत के साथ बना करके रखा है, सिमिलरली ब्रिटिशर्स के साथ, कि सबसे लड़ाई ना किए बगैर, इसीलिए देखो 38 साल तक कर रहे हैं, है ना। तो हिज पॉलिसी वॉज लाइक अकबर। अकबर की भी यही पॉलिसी थी कि सबसे बना करके रखो, लड़ाई उड़ाई मत करो, हाथ मिलाते रहो, साथ आते रहो। तो डिड ही, इसलिए लंबा चला। तो सिख किंगडम इस तरह से इस्टेब्लिश होता है। और कुछ और चीज़ें जाननी हो पाकिस्तान उकिस्तान की, तो 1801 में इन्होंने कॉन्कर किया था लाहौर को। 1801 ही कॉन्कर्ड लाहौर, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो आप, बाकी मर्जी है। 1809 में एक और इंसिडेंट चीज़ होती है, जैसे पंजाब को किया ना, तो पंजाब को क्या बोलते थे? पंजाब का नाम कैसे पड़ा? 5 नदियों का देश, उसको क्या बोलते थे? 5 दोआब बोलते थे, इसलिए पंजाब नाम पड़ा, 5 दोआब्स, है ना। तो ऐसे आप लिखना चाहो तो 5 दोआब्स वाला रीजन जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि 5 नदियां होने की वजह से सोच के देखो खेती में कितना ज्यादा फायदा हो रहा होगा, है ना। अच्छी खासी फर्टिलिटी होगी कि नहीं लैंड में, भाई 5 नदियां हैं। तो उस रीजन को 5 दोआब्स बोलते थे। 5 दोआब्स 1809 ये कैप्चर किया। 1801 में कराची हलवा खाने पहुंच गए लाहौर। कराची हलवा खाया किसी ने? है? यहाँ भी मिलता है, खा के देखना, इतना घटिया मिलता है ना अरे यार उसको लिया मैंने, तो मुझे गलती लगा मैंने च्युइंगम खा लिया क्या। वो इतना सा आता है ना, लाल की, वो जानता है लाल स्वीट्स, एक लाल करके कंपनी स्वीट्स की, नहीं? अरे ब्लिंकिट विंकिट नहीं करते क्या? लाल स्वीट्स वाले आपको जनरली ब्लिंकिट पे मिलेंगे, उनके लड्डूज बड़े अच्छे होते हैं, बेसन वाले, ठीक। और सिर्फ 70 रुपए में 250 ग्राम ठीक। तो किसी को देना होना हो कभी, लाल से ऑर्डर करना, लाल का चूज करना, लिटरली उनके बेसन लड्डू दे आर वेरी टेस्टी। तो उन वो बेचते हैं कराची हलवा। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज दिख रही है यार, इतना सा दिखा रेड, उसमें मारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, जेली जैसा। मैंने कहा अच्छा होगा, मैंने उसको मंगा लिया। और वो 250 ग्राम ना मंगाए हुए 2 महीनों के बाद तक मेरे यहाँ रखा हुआ है, मेरा कुत्ता भी नहीं खाता उसको मैंने कुत्ते को डाला, फिर वो मुझे देख रहा है ठीक है। वो इतना सा कुत्ता शित्जू है मेरे पास, इतना सा है। तो वो ना, एक तो उसकी आंखें ढकी रहती हैं, लेकिन उसको फिर भी दिख गया कि कोई खराब चीज है जनरली नहीं दिखता, दरवाजे दरवाजे में लड़ता रहता है, लेकिन उसको दिख गया कि, तो वो जब गुस्सा आता है ना तो सिर्फ उसके दांत गिर कर दे मैंने कहा भाई मत खा, गुस्सा मत कर। तो भाई 1801 ही कैप्चर्ड लाहौर एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे जाट किंगडम के। देन आगे चल के ब्रिटिशर्स 1801 लाहौर,
कराची हलवा खाने गए थे। तो दिस इज द थिंग ऑफ सिक्स किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नाउ कम्स टू द जाट किंगडम। जाट किंगडम पे आते हैं अब। जाट किंगडम की बात होगी अगेन, रियल एस्टेट, ठीक है ना। जाट अगेन देवर द रियल स्टेट्स। और जाट्स क्या थे? बेसिकली पीजेंट्स, किसान। तो इनका ये बनेंगे कैसे? बाय द पीजेंट रिवोल्ट। मतलब जैसे सोच के देखो, जैसे एक एरिया है जहां पे मुगल आए दिन अपनी टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। टैक्स बढ़ाएंगे तो पीजेंट रिवोल्ट होगा। उस पीजेंट रिवोल्ट को जो लीड करेगा, ऑब्वियसली ही विल बी द किंग ऑफ जाट्स, कि भाई हाँ ठीक है, सरदार बन गया जाट का, है ना। तो इस तरह से इनका रूल स्टैब्लिश हुआ। एक ट्रायंगुलर शेप आप लिख लो। तो नॉर्थ में इनका रूल कहां तक था? दिल्ली। नॉर्थ में इनके दिल्ली थी जो इनका रूल था। नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में आगरा, वेस्ट में आगरा, इधर था चंबल। हाँ क्यों नहीं हो सकता, ऐसे करके देखो। नॉर्थ, दिल्ली को नॉर्थ रख रहा हूं। अब जैसे भी एरिया ट्रायंगल बनाना हो देख लेना, ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं था। और ईस्ट में गंगा तक, गंगा नदी। ये एग्जैक्ट लाइन इज रिटन इन द बुक्स, ठीक है। तो कुछ ये ट्रायंगुलर शेप बनता, उनका किंगडम कुछ ऐसा था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर नहीं करते। अब मैप में देखोगे तो बहुत ज्यादा एरिया नहीं था, थोड़ा सा एरिया था। मैप में कनेक्ट करके देखना। हाँ ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे करके देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो नॉर्थ में दिल्ली था, दिल्ली इन दियर नॉर्थ, बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। और फिर साउथ में था चंबल, यहाँ पे ईस्ट में था ये, और वेस्ट में थी आगरा। दिस इज द मेजर एरियाज। यहाँ पे किसानों का रिवोल्ट हो रहा था। फिर जाट्स आए, उन्होंने रिमूव किया, जो कि वहाँ के गवर्नर रहे होंगे, कि भाई आपका जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, भाग जाओ यहाँ से। जिसने लीड किया तो ही बिकेम द, ओके। तो पहला इसका रीजन जो लिखोगे तो पीजेंट रिवोल्ट। इसका रीजन क्या रहा? कारण, क्योंकि ये किसान थे तो इनका रूल वूल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रीजन में हम लिखेंगे कि जरूरत से ज़्यादा किसी को दबाओगे तो फिर वही बात होगी। तो पीजेंट रिवोल्ट का नतीजा था ये, ठीक है। किसने फाउंड किया था? अगेन मैंने नाम बताया था पहले भी आपको, चूरमान जाट्स। दे आर द, यस, फाउंडर ऑफ द जाट किंगडम, ठीक है। तो चूरामान, चूरामान जाट्स, a jat, a person, he established the जाट किंगडम। जाट किंगडम का टाइम टेन्योर अगर आप लिखना चाहो 1695 टू 1721, 1695 टू 1721, ठीक है। उस टाइम पे कौन रहा होगा? औरंगजेब जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा था, देन जाट्स केम फॉरवर्ड, ठीक है। अगेन रीजन समझ आ गया कि जाट रिवोल्ट था, और वो बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं थे किस चीज़ों से, जो रेवेन्यू सिस्टम था मुगल्स का उस टाइम पे, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे रेवेन्यू इम्पोज कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा रिवोल्ट किया और खुद का एक किंगडम बना लिया, जो कि यहाँ रूल कर रहे थे बेसिकली जाट्स, है ना। कौन सा? पीजेंट रिवोल्ट। सोच के देखो आप, क्यों कोई किसान क्यों करेगा? जैसे मैं खेती कर रहा हूँ, जब तक मुझसे आप वाजिब पैसा लोगे, यू आर द राजा। तो जब तक आप सही पैसा मांगोगे, 1 बीघा खेत आप 50 रुपये मांग रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है। अब सोचो उसको आप 500 रुपये कर दो। कारण क्या है? औरंगजेब है इस टाइम पे। औरंगजेब जरूर से ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ उतना ज़्यादा पैसा जरूरत। और पैसा कहाँ से आ रहा है? खेतों से, किसानों से, रेवेन्यू से। तो भाई किसानों के ऊपर दबाव ज़्यादा डालोगे तो किसान रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट का नतीजा ये होगा कि एक और किंगडम बनेगा, जाट किंगडम। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, तो इसीलिए इसका रिलेवेंस भी कम है। कुछ 10-15 साल बेसिकली ये रहा। एंड ओके, 71, ठीक है, यहां तक था। फिर 21 में अगेन देवर सप्रेस्ड। अब इसमें जो मेन आप जाट किंगडम, उसके बाद देवर सप्रेस्ड, उसके बाद आते हैं सूरजमल। अब ये सूरजमल थोड़े, देखो सूरज निकला है, राजा सूरजमल। नहीं नहीं, ये नाम है, एक पर्सन है, चूरामान जाट। तो इनके, हाँ ही इज द नाम। लेकिन जब जो लोग इनसे जुड़े होंगे उनको चूरमान जाट्स बोलेंगे, आप समझ रहे हो, जो इनकी क्लैन के होंगे। हाँ वो पूरा ग्रुप चला गया, जैसे ये गए तो इनकी पूरी आर्मी चलेगी इनके साथ,
यही तो। अरे भाई हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडियंस हैं। चूरामान जाट्स, सूरजमल आए, इनका टाइम टेन्योर था 1756 से 63, 1756 टू 63, एंड हिल बी द लास्ट, यहाँ से फिर खत्म हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, इनके टाइम पे कुछ हुआ मतलब नहीं नहीं, आई थिंक देयर वर नो रिलेशन। यहाँ पे जो मिस, इनकी भी ऐसे क्लैंस थे, जाट्स की भी क्लैंस थी, जैसे पंजाबीज के क्लैन थे ऐसे जाट्स के क्लैन। तो कोई और एक पावरफुल क्लैन निकल करके आया या फिर वो राजा बन गए। बट हाँ स्टैब्लिश इन्होंने किया था। सिमिलरली फिर मुगल्स ने वापस पा लिया था, ठीक। एंड देन बिकॉज मराठाज आल्सो परेशान कर रहे थे, तो फिर कुछ ऐसा थी ना, हाँ सूरजमल का जो टाइम था फिर से ये पावरफुल होते हैं, ठीक है ओके। तो सबसे पहले ये पावर में आते हैं 1756 में, ही केम टू पावर। पावर में आते ही किसका गला पकड़ते हैं? मुगल्स का। मुगल कमजोर हो चुके हैं, मुगल का गला पकड़ा, बोला कि हमें इंडिपेंडेंट मानो तुम। मुगल्स ने कहा मान रहे हैं, कहीं नहीं मानो। गला पकड़ा, कह रहे नहीं मानो, वो कह रहे कि हम मान रहे हैं, कह रहे नहीं तब भी मानो, है ना। तो ही फोर्स्ड मुगल्स टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। केम टू पावर, ही फोर्स्ड मुगल टू रिकॉग्नाइज हिम एज इंडिपेंडेंट, कि भाई हाँ मैं स्वतंत्र राजा हूं, आई एम द वन। मुगल्स भी उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते थे, तो ठीक। अब सूरजमल के बारे में एक बात मैंने बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए। सूरजमल का 1756 से 63, 56 से 63। अब ही वॉज द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी तक जो हमने पढ़ा है, पहले चीज ये जानो आप कि ना जाट ने सपोर्ट किया था, ना राजपूत ने, ना सिख ने, तो ये भी एक जाट थे। तो इन्होंने कैसे सपोर्ट किया? सपोर्ट उसको बोलते थे कि लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो तो पूरा टाइम आप या तो हार गए उसके साथ या तो आप जीत गए उसके साथ। लेकिन इनिशियली सपोर्ट किया इन्होंने, फिर इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट्स। अब जो भी डिस्प्यूट हुए उसका हमें कोई लेना देना नहीं। तो ही इनिशियली सपोर्टेड मराठाज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बुक्स में दोनों लाइंस लिखी मिल जाएंगी आपको कि भाई कभी नहीं सपोर्ट किया मराठाज ने। फिर जब सूरजमल की बात होगी तो बोलेंगे इनिशियली सपोर्टेड बट ही, कि भाई आप वापस हट गए फिर। तो ही इनिशियली सपोर्टेड मराठाज इन थर्ड बीओपी, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, ठीक है। क्या ईयर था? आकाश ने सोचा थोड़ी देर रुकता हूँ, सब तो बता ही देंगे। तो लिपसिंग कर रहा था बैठ के। कि ठीक है, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनिशियली साथ दिया, लेकिन फिर जो भी रहा कुछ डिस्प्यूट्स रहे होंगे। डिस्प्यूट्स क्या बेसिकली हो सकता है? डर रहा हो कि अब्दाली हमारे घर ना आ जाए, पॉसिबिलिटी थी ना। अब्दाली से पहले देखो एक चीज सोचो। सोचो अब्दाली लड़ रहा है, अब सूरजमल भी लड़ रहे हैं, तो फिर अब्दाली बोलेगा कि भाई मैं तेरी आवाज किधर देखेला लगता है, तो बोलेंगे कहा तेरा शकल किधर सुनेला लगता है। फिर याद आएगा अच्छा तुम ही थे ना जो हमें लूट के गए थे। नादिर शाह जब वापस जा रहा था किसने लूटा था? ये थे ना। तो हो सकता है सूरजमल रहे हो। सूरजमल को देखा, अच्छा बेटा तुम ही थे लूट के गए थे हमें, आप बताता तुम्हें, आज मिले हो बैटल ग्राउंड में। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? याद रहा हो भाई, ऐसा कोई लूट उट ले तो शकल याद रह जाती है। अब्दाली भी वापस जा रहा था नादिर शाह के साथ, हो सकता है सूरजमल रहे हो कि कहाँ जा रहे हो बेटा लेकर के। लॉन्ग बारबेरियन में इनका भी जिक्र रहा हो, तो जान पहचान हो गई हो। इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है उस टाइम पे तुमको परेशान किया था, अब नहीं करूंगा, जा रहा हूँ वापस। तो बोले चलो रे वापस चलो। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, जो भी रीजन रहा हो, बट हाँ इनिशियली सपोर्टेड देन ही विदड्रॉज। अब ये वापस चले जाता है। अच्छा एक चीज सोचो, सूरजमल या फिर चूरामन जाट्स ये बने किस वजह से? पीजेंट रिवोल्ट के लिए। तो पीजेंट्स के लिए जो ये किंगडम होगा, जाट किंगडम, इट शुड बी लाइक अ यूटोपिया। यूटोपिया समझते हो? हेवन, मतलब हेवन एग्जैक्टली मैं बोलूं तो एक ऐसा राज्य जहां सबके लिए स्वर्ग हो, कि किसानों के लिए खेत में मजे ही मजे, मजे ही मजे, समझ रहे हो? कि भाई एकदम फसल पैदा हो रही है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, सब ऑडी से चल रहे हैं, सबके घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी, ठीक, अपना बढ़िया हुक्का लगा के बैठे हैं चौधरी साहब, ठीक। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। भाई एक चीज बताओ, जिसके लिए अब आप लोग किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, आपको वो चीज मिल जाए तो फिर अब मजे मजे होने चाहिए ना। मजे की बात देखो, सूरजमल ने क्या किया, इसने जो टैक्स चल रहा था उसका 2 गुना कर दिया। नेताओं जैसे पहले साहब वोट दे दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वोट में भग फट, सेम चीज। तो सूरजमल के टाइम पे जो मेन चीजें थी, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, किसानों को, जो मरे हुए किसान थे उनको और मारना शुरू कर दिया। तो ही इंक्रीज टैक्सेस,
हाइक इन टैक्सेस कि ऑलमोस्ट ट्वाइस, सबको पैसे की पड़ी थी, उनको कोई लेना देना नहीं था। होना ये यूटोपिया चाहिए था, किसके लिए? पीजेंट्स के लिए, लेकिन ये हेल बन गया, अपोजिट, क्योंकि टैक्स इंक्रीमेंट हो गया, जरूरत से ज्यादा टैक्सेस। ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या चीज लिखोगे आप इनकी? कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स किए इन्होंने। इन्होंने बोला हम किसको हायर करेंगे? विदेशियों को। विदेशी हमको हायर करते हैं, हम विदेशियों का। तो ही हायर्ड फॉरेन सोल्जर्स। सीधा चले गए रशिया, क्या हो बेटा हमारे यहाँ, चाइना चले गए, सामुराई ले आए है ना। तो इन्होंने फॉरेन सोल्जर्स को रिक्रूट किया, फॉरेन सोल्जर्स, ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स में। और जैसा मैंने बोला था, जो मुगल्स का रेवेन्यू सिस्टम था उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके इन्होंने कर दिया। तो मुगल रेवेन्यू सिस्टम, आगे ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इवन एम्पलीफाइड, कि मुगल्स 10 रुपये मांगते थे, इन्होंने सोचा कि 20 रुपये दो, लाओ बेटा 20 रुपये, हम तो तुम्हारे घर के ही हैं, घर में ही रहेगी पैसे, अब तक तो बाहर देते थे, है ना। तो ही डिड सम रिफॉर्म्स। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक और काम किया इन्होंने, ही ट्राई टू रिमूव किन्स फ्रॉम द कोर्ट। किन समझते हो? ट्राइड रिमूव किन, किनशिप नहीं समझते? समझाओ। यस, यस, यस। उस टाइम पे क्या होता था स्पेशली, देखो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बोलते, बट हाँ, अगर जाट्स में स्पेशली होता है कि फैमिली का कोई मेंबर मिनिस्टर बन जाए, तो फिर जितने उसके नून होंगे ना, सब बोलेंगे अरे तूने अगर मेरा काम नहीं किया तो किस काम का, है ना। प्लस किसी कोर्ट में अगर फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे इंडिपेंडेंटली। आपके दादाजी बैठे हैं, कहेंगे भाग, नहीं मानते हम, तेरा ऑर्डर आया, तू कौन, हमारे सामने घूम रहा था बिना कपड़ों के, आज हम पे ऑर्डर दिखा रहा है तो सबसे पहला काम किया कि जो फैमिली मेंबर्स थे, किन, अगर जिसको ना समझ रहे हो, फैमिली मेंबर्स, कि जो कोर्ट में फैमिली मेंबर्स बैठे, कोर्ट मतलब जो राजा का दरबार था, उसमें से फैमिली मेंबर को तकलिया, तकलिया समझते हो? हाँ वही। ठीक है। 1763 में ही डाइड एंड द जाट किंगडम कोलैप्स्ड, द एंड ऑफ जाट किंगडम। 63 है, 1756 टू 63। अरे मैं नहीं मानता अच्छा ओके, हाँ ये बात मैं मान लेता हूँ ठीक है, 63। चूरमान जाट्स का 1765 टू, सॉरी 95 टू 1721, सही है ना। ही डाइड इन 1763 एंड द जाट किंगडम कोलैप्स्ड। यहाँ अंत होता है जाट किंगडम का। जाट किंगडम कोलैप्स्ड, यहाँ पे जाट किंगडम का खात्मा होता है सूरजमल के साथ, बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूरल। और जनरली यहाँ पे यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स आर बिकमिंग पावरफुल, और इस वजह से मराठास भी खत्म हो गए। ब्रिटिशर्स को किसका डर था? मराठास का ऑफिशियली। जब मराठास खत्म हो गए 761 में, तो फिर 63 जाते जाते अब यहाँ ब्रिटिशर्स ये थोड़ी चाहेंगे कि कोई नया रूलर आ जाए, कोई नई पावर आ जाए, उससे पहले ये लोग सप्रेस कर देंगे इस चीज़ को। तो जनरली इट इज अंडर द मुगल्स, आफ्टर दैट मुगल्स आर अंडर द ब्रिटिशर्स, सिंपल बात ये। तो इस तरह से खत्म होता जाट किंगडम। नाउ लेट्स मूव टू द अफगान किंगडम्स। दो अफगान किंगडम्स थे, अभी अफगानिस की बात की थी ना हमने, किसमें बात की थी? व्हेन? अरे वो तो अलग थे। दो अफगान किंगडम्स थे स्पेशली, याद करो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दो 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 लोग थे जिन्होंने साथ दिया था, एक्सेप्ट सिराजुद्दौला। दो और लोग थे जिन्होंने, यस, बंगश पठान्स एंड देन रोहिलखंड, रोहिल्लाज ऑफ रोहिलखंड। तो दीज टू वेर द अफगान स्टेट्स। ठीक है, तो अफगान किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया, मतलब ठीक है, अफगान किंगडम लिख लो आप, अफगान किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। दो दो किंगडम्स, एक है फरुखाबाद, सेकंड इज रोहिलखंड। फरुखाबाद
फर्रुखाबाद के नीचे आप सिंपल से लिखना रिबल स्टेट, क्योंकि मुगल एम्परर के अंडर रहते अगर आप अपना एक अलग राज्य बना ले रहे हो तो यू आर अ रिबल स्टेट। तो फर्रुखाबाद इज ऑल्सो अ रिबल स्टेट एंड रोहिलखंड इज ऑल्सो अ रिबल स्टेट। एक बात बताओ, मैं इसको रिबल स्टेट बोल रहा हूँ, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? अभी ये कल ही मैं पढ़ा रहा था मुखर्जी नगर में, उन्होंने उससे इस पे क्वेश्चन पूछा कि हाउ इट्स अ रिबल स्टेट, क्यों, क्या लॉजिक था उस बच्चे का, सोच के देखो। फर्रुखाबाद नाम किस पे पड़ा होगा? फारूक सियार, ही वॉज मुगल एम्परर, तो हाउ इज रिबल स्टेट? भाई आपके मुगल एम्परर के नाम पे मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ क्यों रखा हो, क्यों रेबल स्टेट्स हैं? वर्चुअल ब्रेक टाइप्स किसका? फारूक सियार। देखो हुआ क्या, जनरली मैं रेबल स्टेट बोल रहा हूँ तो इट इज़ द रेबल स्टेट, पहली बात, क्योंकि बोल रहा हूँ तो होगा ही है ना। नाम फारूक सियार से रिलेट होकर के होता क्या था, देखो जैसे मान लो कि मुझे विद्रोह करना हो, ठीक, तो मैंने अपनी जगह बना ली, अभी भी सेंट्रल पावर मुगल्स हैं, अब मुगल्स इस बात से नाराज होंगे ऑब्वियसली कि भाई मैंने एक अलग से स्टेट बना लिया, तो मैं उनको क्या बोलूंगा मनाने के लिए, पता तो है मुगल्स ले नहीं पाएंगे, लेकिन स्टिल लेजिटिमेसी कि भाई हाँ ठीक है गद्दी की चाह तो ही है, बोलूंगा कि भाई नाराज मत हो, ला तेरे नाम पे अपने राज्य का नाम रख देता हूँ, है ना पॉसिबिलिटी, कि भाई लो उसको भी अच्छा लगा, उसको पता है मैं वो ले तो पाऊंगा नहीं, चलो कम से कम इज्जत कर रहा है, मेरे नाम पे नाम रख रहा है, तो दैट्स हाउ इट वाज नेम फर्रुखाबाद, अदरवाइज इट नथिंग टू डू, हाँ दे आर रिबेलियंस एंड, ठीक है, बट हाँ पठान्स हैं, इस वजह से आप कह सकते हो कि दे आर स्टिल रिलेटेड, तो फर्रुखाबाद इज अ रेबल स्टेट अंदर रोहिलखंड। अब एक बात बताओ, मैं अफगान स्टेट की बात हो तो ये अफगानिस्तानी आए कहाँ से? नादिर शाह तो बाद में आता है, आर यू श्योर? देखो अफगानिस्तान का जो माइग्रेशन था, इंडियन अफगानिस्तान, इसमें पॉलिटिकल टर्मोइल होता रहता है, टर्मोइल इज डिस्टर्बेंस, तो अफगानिस्तान में भी लगातार रूलर्स चेंज हो रहे हैं, इंडिया में भी एंशियंट टाइम से कोई ना कोई बाहर के लोग, यहाँ के लोग, रूलर्स चेंज हो रहे हैं, तो जब कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो अफगानिस्तानीज दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया इन फ्रॉम 15th सेंचुरी, ठीक, 15th सेंचुरी से ही अफगानी जो है इंडिया में आना शुरू हो गए थे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। भाई लगातार लड़ाई हो रही तो वहां के जो लोग होंगे परेशान नहीं हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, तो वो हाँ, अभी बताता हूँ, शेरशाह सूरी आएगा तब थोड़ा बात होगी, ठीक, तो 15th सेंचुरी लोधी का टाइम पीरियड इसी के आसपास, 14th 15th सेंचुरी है ना, 15th सेंचुरी में अफगानीज जो है माइग्रेट करना शुरू कर गए इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली क्यों गए ये बताता हूँ आपको। तो अब ये अफगानी आ रहे हैं इंडिया में, इंडिया में आप आओगे तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए होगी, है ना, तो बात ये थी कि हायरिंग नहीं चल रही थी गुड़गांव और फरीदाबाद में, भाई आओगे आपको नौकरी चाहिए कहीं की नहीं, बेंगलुरु आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, बेयरली यू कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी के लिए नॉर्थ इंडिया आओगे, साउथ में तो साउथ इंडियन लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया वालों को नहीं जाने देते वो, पता है ना आजकल चल रहा है बहुत, तो अब आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो आप नौकरी खोजने आए दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद, मिलन पे जगह नहीं थी तो यहाँ भी नौकरी नहीं मिली, दे वर नॉट हायरिंग एट दैट टाइम, है ना, अब इनको नौकरी नहीं मिल रही, तो इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बिकॉज दे आर हट्टे कट्टे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या लड़ाई करो, है ना, तो होता क्या था नॉर्थ इंडिया में लेबर एंड सोल्जर मार्केट लगते थे, आज भी लेबर चौक होते हैं हर जगह, सुबह सुबह आप जाओगे आपको वहां 30-40 लेबर्स बैठे मिलेंगे, एक ठेकेदार आएगा, है ना, ठेकेदार आएगा लेबर्स को एक प्राइस ऑफर करेगा एंड देन द लेबर्स विल गो विद देम, उसके साथ चले जाएंगे और भाई जो भी पैसे पे होंगे, बुला के पढ़ा दें, एक सेकेंड आता हूँ, अरे अफगानी तो नहीं आ गए, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो अफगानीज स्पेशली बिकॉज दे कैन बेयरली स्पीक हिंदी,
ठीक है। अब आए तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, मैंने बोला लेबर एंड सोल्जर मार्केट। किलो के भाव में सिपाही और सैनिक बिक रहे हैं, लेबर्स बिक रहे हैं किलो के भाव में, ठेले पैसे लेकर के घूम रहे बैठा के 4-5 लोगों को, ठीक है। अब लेबर और सोल्जर मार्केट जैसे अभी भी होता, अभी के मार्केट से कंपेयर कर सकते हो। तो जिसको काम वाम करवाना होगा वो लेबर्स को लेकर के जाएगा। मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ जिसे किंगडम चाहिए, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सोल्जर्स हायर कर लूँ। भाई सोल्जर्स यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, एक तंबू गए, आप अंदर पठान बैठे हैं लंबे चौड़े, तंबू लगा के बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं। थोड़ा आगे गए राजपूत बैठे हैं टेंट लगा करके, थोड़ा और आगे गए जाट बैठे हुए हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपको जो सही लगा कि भाई हाँ ठीक है दे कैन फाइट फॉर अस, आपने उनको एक मुंह मांगा प्राइस पे किया जो उन्होंने बोला या कुछ नेगोशिएट किया, आप उन सोल्जर्स को अपने साथ ले गए, लड़ाई की। तो स्टार्टिंग में दे वर द वांडरिंग वॉरलॉर्ड्स, क्या बोलेंगे इनको, वांडरिंग वॉरलॉर्ड्स, भटकते हुए वॉरलॉर्ड्स, है ना। तो ये सोल्जर्स जनरली ये अफगान्स और राजपूत भी होंगे, क्योंकि इसके बाद हम राजपूत किंगडम पढ़ेंगे, तो ये सोल्जर्स जनरली दो होते थे, तो अफगान्स वेदर दे आर द राजपूत्स, अफगान और राजपूत। तो अफगान्स को क्या बोला गया, वांडरिंग वॉरलॉर्ड, वांडरिंग वॉरलॉर्ड्स, ठीक, दोनों को बोल सकते हो वांडरिंग वॉरलॉर्ड्स, बट क्योंकि राजपूत सेटल हो गए थे, सेटल हो रहे थे, सेटल हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अपना किंगडम बना लेंगे, पूरा राजस्थान वाला एरिया ये कब्जा कर लेंगे थोड़े ही टाइम में। तो अफगान सब दे आर वांडरिंग वॉरलॉर्ड्स, जैसे टूटे फूटे हैं, इसके लिए लड़ रहे, कभी उसके लिए लड़ रहे पैसे पे, अभी तक ये चल रहा है। सबसे पहला इनको चांस मिला किसके टाइम पे, पहली बार यूनिटी कब होगी, दे आर द पठान का बच्चा, एक और पठान का बच्चा आएगा शेरशाह सूरी, पठान का बच्चा, पठान का बच्चा इस भाई भाई, अरे भाई अपने गांव से कोई आएगा खुश नहीं होंगे, तो शेरशाह सूरी के साथ लड़ेंगे और हुमायूं को भगा देंगे, कहेंगे भग वापस जा, है ना, वापस जा अपने जगह पे। तो ये अलॉन्ग विद द शेरशाह सूरी इन्होंने उनको भगा दिया। शेरशाह सूरी का टाइम टेन्योर 45 कितना था, 40 to 45, 40 से 45, 30, 40, 30 से 45, अरे नहीं 55 में तो हुमायूं दोबारा, 45 में हेमू आ जाएगा। अरे भाई हुमायूं की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ वही तो, अच्छा 40 से 55, ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि डी फैक्टो ये रह जाए, डी जूरे डी फैक्टो वाला सीन आ जाएगा, हेमू आ जाएगा ना फिर इसके नाम पे रूल करेगा, ठीक है। तो 40 से 55 है ना, ओके। अब देखो इनको पहली बार इनकी यूनिटी कब होगी, व्हेन दे गेट यूनाइटेड, जब शेरशाह सूरी आया इंडिया। शेरशाह सूरी अफगानी था पहली बात, ये भी अफगानी वो भी अफगानी, पहले से जान पहचान रहेगी, हो सकता है इन्होंने ही बुलाया हो कि आओ तुम भी घूम जाओ बढ़िया जगह है, कश्मीर कश्मीर घूम के आएंगे, है ना, उसको दिल्ली पसंद आ गई। तो शेरशाह सूरी केम टू इंडिया एंड दीज अफगानीज आर अलाइंड विद शेरशाह सूरी। चालीस से 55, ठीक है। शेरशाह सूरी आया 40 से 55, अब ये शेरशाह सूरी के साथ लड़े और हुमायूं को कर दिया डिथ्रोन, शेरशाह सूरी इज देयर, फिर शेरशाह सूरी की डेथ हो जाएगी, फिर अगेन ये वही बात। अब क्योंकि देखो ये पावर में आ गए हैं, तो अभी ये यहाँ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक। अब देखो आप, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है स्टेट स्टैब्लिश करने की नादिर शाह के टाइम पे। नादिर शाह अनदर अफगानी इज देयर, शेरशाह सूरी के टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था, नादिर शाह आ जाएगा, सॉरी मतलब उसके 100 साल बाद नादिर शाह आ जाएगा इसी टाइम टेन्योर में, 38, 39, 39 40, 2 साल लिखते ना उसका, क्योंकि ही वाज 2 months। एक मौका यहाँ मिला जब वो यूनाइटेड हुए। अब इनके यूनाइट होने के बाद मान लो कि शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, नाउ अगेन दे आर जस्ट मे भी कुछ लैंड एरिया तब भी मिल गया हो इनको, बिकॉज ही फॉट फॉर शेरशाह सूरी, तो इन्होंने क्या कर लिया होगा, थोड़ा बहुत लैंड वगैरह एक्वायर कर लिया होगा, वहाँ भी ये रह रहे होंगे, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली 100 साल के बाद आएगा नादिर शाह, सेकेंड अटेम्प्ट। अब यहाँ से इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये स्टेट स्टैब्लिश करने के। तो व्हेन नादिर शाह केम टू इंडिया अनदर अफगानी, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली कैसे, एक बात बताओ, शेरशाह सूरी ने जब मुगल एम्परर को हटाया था, तो मुगल एम्परर्स वीक नहीं हुए थे पहली बार, डिथ्रोन जरूर हो गए थे, वीक नहीं हुए थे, क्योंकि हुमायूं फिर से कैप्चर कर लेता है 55 में, 56 में अगेन ही डाइड, देन कम्स अकबर 13 ईयर्स विद द बैरम खान, है ना। तो नादिर शाह केम, उस टाइम पे ये मुगल्स को हरा नहीं सकते थे पहली बात, शेरशाह सूरी ने जब डिथ्रोन किया स्टिल मुगल्स वर पावरफुल, मौका नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ कैप्चर तो कर ही लिया था।
तो नादिर शाह जब आया इसने मुगल्स को हरा दिया। अब सबसे अच्छा चांस किसके पास है? इन वॉरलॉर्ड्स के पास। अब मुगल्स आर वेरी वीक, कमजोर हो गए ना। तो नादिर शाह ही डिफीटेड मुगल्स। टाइम पीरियड लिख लेना आप नादिर शाह का 3940। डिफीटेड मुगल्स, मुगल अब कमजोर हैं। अब ये अच्छा मौका है अपना स्टेट स्टैब्लिश करने का। अच्छा तरीका है कि नहीं? मुगल से रेजिस्ट नहीं कर सकते, नादिर शाह कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि पठान का बच्चा। ये रीजन लिख के आना आकाश, ये लिख देना, बिकॉज ही वॉज द पठान का बच्चा। दे वर द पठान मुस्लिम्स। ओके, ठीक है। तो पहला किंगडम बनता है रोहिलखंड का। इसका आउटकम क्या होता है? रोहिलखंड किंगडम स्टैब्लिश्ड। रोहिलखंड किंगडम, ठीक है। स्टैब्लिश्ड बाय हु? अली मोहम्मद खान। बाई अली मोहम्मद खान, ठीक है। 1737-38 इनका टाइम पीरियड। अच्छा, एग्जैक्ट एरिया अगर आप जानना चाहते हो रोहिलखंड, मैंने बोला कि रोहिलखंड इज अ पार्ट ऑफ यूपी। अभी आप देखोगे जनरली जो हिमालयन फुट हिल्स थे ना, उत्तराखंड के आसपास वाले रीजन, ये वो एरिया था, है ना। तो हिमालयन फुट हिल्स आप लिख सकते हो, फुट हिल्स। वो वाला जो रीजन था वो था रोहिलखंड उस टाइम पे, जो कैप्चर किया था, जहां पे इन्होंने स्टैब्लिश किया रोहिलखंड को। सिमिलरली इसी के पैरेलली फरुखाबाद वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द बंगाश पठान्स। बंगाश पठान्स 39 to 40, 1739, 39 से 40। कई बार इसको अब 38 से 40 भी मिलेगा, पहले आ गया था दोनों। हाँ हाँ, मैं समझ गया, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 37-38 जो है ना, कई बार नादिर शाह का टाइम 38 to 40 भी होता है। जनरली ये टाइम एग्जैक्ट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्ड तो था नहीं, किसी ने कुछ टाइम पीरियड लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो देयर आर टू एक्सेप्टेड टाइम पीरियड, 39 and 40 एंड देन 38 to 40। हाँ एग्जैक्ट नहीं, देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल का टाइम इज डिफरेंट, अटैक टाइम इज डिफरेंट। मे भी हो सकता है उसने 36 या 37 में ही अटैक कर दिया था दिल्ली पे, मुगल्स वर ऑलरेडी वीक। देन आफ्टर, तुरंत थोड़ी लड़ाई का फैसला आ जाएगा, लड़ाइयाँ चलती थी कई दिन तक। ऐसा नहीं कि तुरंत नादिर शाह पहुंचा, एक लात मारा मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह उड़ के उधर गया और वो गद्दे पे बैठ गया। रेजिस्ट होता था, टाइम लगता था, बाकी स्टेट्स भी इनसिक्योर होंगे, मराठास भी इनसिक्योर होंगे, आप समझ रहे हो। तो कई दिनों की लड़ाई चलती थी, ये एक दिन का फैसला नहीं था, सालों तक लड़ाइयाँ चलती थी। तो इसलिए ऐसे होता तो बड़ा मजा आ जाता है। हाँ। वाह, ठीक है। देखो देखो देखो, इधर देखो, मैंने बोला कि अफगानी इंडिया में कैसे आए, क्योंकि वहां पे बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ठीक। तो इसकी वजह से वहां पे बार बार अशांति हो रही थी, तो उनको लगा इंडिया इज वे बेटर, इंडिया भाग चलो, कमाने चलो, है ना। इंडिया आए, तो इंडिया में क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में लेबर और सोल्जर्स का मार्केट लगता था, ठीक। उस मार्केट में जनरली अफगानी होते थे और राजपूत। अफगानी और राजपूत जनरली सोल्जर्स थे लड़ाई के लिए, तो आओ पैसा दो और बोलो कि हमारी तरफ से लड़ो, ऐसे टेंट लगा लगा के बैठे रहते थे उधर से। अब अफगानी तब तक यूनिटी नहीं थी, शेर शाह सूरी आता है इंडिया, ये और एक और अफगानी आ गया इंडिया जो कि रूल करने आया, राजा बनने आया है। तो अफगानीज ने इसका साथ दिया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया, ठीक। और उसी में फिर दोबारा अफगानीज को मौका मिलता है जब नादिर शाह आता है, एक और अफगानी जो इंडिया को लूटने आया है, इसने मुगल्स को हराया। मुगल्स को हराने की वजह से मौका मिल गया अफगानीज को अपना किंगडम बनाने का, अपना राज्य बनाने का। तो सबसे पहले बना रोहिलखंड, किसने बनाया? अली मोहम्मद खान ने, ठीक। एरिया कौन सा था रोहिलखंड का? हिमालय के नीचे वाला एरिया देखोगे आप, वो एरिया उत्तराखंड वाला एरिया आसपास। और उसके बाद बना फरुखाबाद। एक तो ये रोहिलखंड बना, देन फरुखाबाद भाई बंगश पठान। तो बंगश पठान ने ये वाला एरिया कब्जा कर लिया और अली मोहम्मद खान ने उसको। टाइम पीरियड आप लिखना चाहो तो 1713, उसी साल बना, और उसी साल मराठास ने इसको कानून में ले लिया। ठीक है, सेम ईयर 1713 है ये, ठीक है। मराठास आए, बोले चलो ठीक है।
अब ये बहुत वीक किंगडम था, इट वॉज अ वीक किंगडम, और वीक किंगडम होगा तो इट वॉज अटैक्ड बाई जाट्स, मराठाज, सिख, अवध। 3 4 लोग 5 लोग इसको मार रहे हैं, कोई भी इधर से गुजर रहा है एक आध थप्पड़ देके निकल जा रहा है, मंदिर का घंटा है, ठीक है। तो देवर लाइक दिस, तो मराठा, जाट, अवध, जिसको मौका मिला सबने पीटा इनको, जो जितना लूट पाया, ठीक है। तो देवर कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट अटैक्स बाई मराठास, जाट्स, अवध, और कोई बच गया तो उसको भी एक्सेट्रा कर दो, ठीक है। तो ये देवर कंटिन्यूसली अटैक्ड, तो इसलिए थोड़ा वीक किंगडम था। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक तो इस पे अटैक हो रहा था, ये वीक था, उसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ था फर्रुखाबाद के साथ? हाँ हाँ, ठीक है। देन लेटर हु वाज द वजीर? सफदरजंग। सफदरजंग ने इसको इलीगली बेसिकली कैप्चर कर लिया, और इट वाज विद द अवध, है ना। तो सफदरजंग, द वजीर सफदरजंग 1748 में इन्होंने हेल्प किया टू कैप्चर इट, एंड देन इट वाज द पार्ट ऑफ अवध। 1748 डेथ हुई मेजर लोगों की, किनकुलिश खान मरा, रंगीला मरा, नादिर शाह मरा, बहुत सारे लोग मर गए। तो सफदरजंग ने इसको मिला दिया। सफदरजंग बेसिकली हेल्प्ड अवध टू कैप्चर इट, एंड देन इट वाज द पार्ट ऑफ अवध। फर्रुखाबाद अवध का पार्ट बन गया। और इन दोनों ने सपोर्टेड हु? अब्दाली, सपोर्टेड अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। रोहिलखंड और फर्रुखाबाद दोनों ने अब्दाली को सपोर्ट किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। बैकग्राउंड समझ आ रहा क्यों सपोर्ट किया होगा, एक ये रीजन हो सकता है कि नहीं? मैंने क्यों कहा था कि मुस्लिम पावर्स के लिए बोलते हैं कुछ लोग कि मुस्लिम पावर्स जो है अब्दाली के साथ चली गई। दे आर द अफगानिस्तान ओरिजिन, अफगान्स। तो एक तो सेंटिमेंट होगा, दूसरा दे आर रेबल स्टेट्स, मराठाज आर कंटिन्यूसली अटैकिंग ऑन देम। इनके पास तो लेजिटिमेट रीजन है, भाई आप लगातार हमें मार रहे हो, हमें मौका मिलेगा तो हम तुम्हें मारेंगे, है ना। तो दैट्स हाउ दे प्लेड द रोल, और इन दोनों ने साथ दिया। ओके, रोहिल्लाज और रोहिलखंड, बाय द वे यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पर्सन था नाजिबुद्दौला, मेंशन करना चाहो कर लो, बाकी लिखवा तो रखा ही मैंने पहले भी। नाजिबुद्दौला, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हियर। तो ये कुछ था अफगान किंगडम का। 6 मिनट है, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ जल्दी से, एकदम तुरंत एक ब्लैंक पेज पे आओ, क्वेश्चन लिखो। लिखवा दिया था कल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, वाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स। लिखो आंसर, लिखो आंसर, लिखो आंसर, लिखो बहुत तेज, हाँ लिखो एकदम तुरंत। अरे मतलब ऐसे फाड़ नहीं ना, मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसा ही बोल रहा हूँ भाई, समझो तब ना, खत्री। ओके। क्वेश्चन था कि वाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वर फॉट इन पानीपत, कि पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई, ठीक है। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, बैटल्स वर नॉट फॉट फॉर सिटी ऑफ पानीपत, आंसर लिखो इसका। बैटल्स वर नॉट फॉट फॉर द सिटी ऑफ पानीपत, किसी को पानीपत नहीं चाहिए था, पहली बात ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि भाई इस पानीपत के लिए लड़ाई नहीं थी ये। बैटल्स वर नॉट फॉट फॉर सिटी ऑफ पानीपत, बट बिकॉज, क्योंकि पानीपत ले इन अ रीजन, REGION वाला है ना, कारण वाला रीजन मत लिख देना, बट बिकॉज पानीपत ले इन अ रीजन दैट वाज गेटवे टू दिल्ली। ये बहुत बार समझाया है, खैबर पास से आप आओगे अंदर तो आपको सबसे पहले यही पंजाब और ये पानीपत वाला रीजन मिलेगा, तो इसके बिना आप पहुंच नहीं सकते दिल्ली। गेटवे टू दिल्ली, इन अ रीजन दैट वाज गेटवे टू दिल्ली, द रीजन comprised of, the region comprised of, पानीपत, करनाल,
द रीजन कॉम्प्राइज्ड ऑफ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र एंड थानेसर। ये सारे एरियाज रेलेवेंट हैं क्योंकि मैक्सिमम लड़ाइयाँ यहीं हुई हैं। कंप्राइज्ड ऑफ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र एंड थानेसर। These areas had vast fields। एक बड़ा मैदान चाहिए लड़ाई के लिए, है ना। These areas had vast fields, especially पानीपत। सबसे ज्यादा प्लेन वाला जो एरिया था यहीं पे था। And therefore suited for battles between big armies। क्योंकि 100-200 लोग नहीं लड़ रहे हैं, लाखों लोग लड़ रहे हैं। For especially पानीपत and therefore suited for battles between big armies। बड़ी आर्मीज की लड़ाई के लिए एकदम उपयुक्त जगह कि 1,00,000-1,50,000 लोग एक साथ लड़ो, कटो, मरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इफ एनी इन्वेडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, इफ एनी इन्वेडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, यहां से कोई आएगा, एनी इन्वेडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, वांटेड टू अटैक दिल्ली, he would cross, wanted to attack Delhi, he would cross Punjab via Khyber Pass, Khyber Pass। स्पेलिंग यही है ना, देख लेना जो भी हो, ज्योग्राफी अपने को बहुत अच्छी नहीं लगती। एंड फॉर एनी रूलर ऑफ दिल्ली, एक तो कोई बाहर से अगर आता है पंजाब पे, फिर देन फॉर एनी रूलर ऑफ दिल्ली it was best to stop, it was best to stop, it was best to stop the enemy in the region around पानीपत। आप इंतजार थोड़ी करोगे कि जब घर में घुस जाएगा तब मारूंगा। भाई अगर वो दिल्ली में आकर के लड़ाई करेगा, सोच के देखो, जो आपका होम स्टेट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लड़ाई मतलब ये थोड़ी कि भाई यहाँ पीछे पिक्चरों वाला है, वहां पूरा घर भर टूट जाएंगे, पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं ना। तो आप ये नहीं चाहोगे जहां आपके वेपन्स बन रहे हैं वही जगह डिस्ट्रॉय हो जाए, जहां आपका सारा स्टॉक रखा खाने का वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आप कोशिश करोगे अपने घर से 100-150 किलोमीटर पहले रोक दो उनको, सबकी कोशिश यही रहेगी ना। तो ये एक रीजन इस तरफ से हो सकता है कि भाई क्यों वहीं रोक देते थे। तो दिस इज द थिंग, या उस एरिया को पहले से घेर के रखो, एक तो ये रीजन हो गया। ठीक है, अब आगे लिखना आप थानेसर। थानेसर का इंपॉर्टेंस लिखवाता हूँ आपको, जो कि आप आई थिंक मिडेवल या एंशिएंट में पढ़ोगे, देख लेना वो आप पार्ट। थानेसर डैश लगा के लिखना। महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद गजनवी भी बोलते हैं, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, ये आमिर खान वाली महमूद ऑफ गजनी है ना। ओके, आप थाने से महमूद ऑफ गजनी फॉट हियर इन 1014। 1014 कैसे लिखेंगे आकाश? 1014 बोलना मत कोई, 14। हाँ ठीक, गुड। फॉट हियर इन 1014 वॉज पर्शियन, ही वॉज पर्शियन, पहली बात। कॉमा लगाओ, वॉज पर्शियन, मतलब गजनी की बात कर रहा हूं, वो पर्शियन था। प्लस, ऐसे एक प्लस का साइन लगा दो, उसका एम्पायर लिख लो, प्लस एम्पायर वॉज फ्रॉम, प्लस एम्पायर फ्रॉम ऐसे लिखो, वॉज मत लिखो। हाँ हाँ, उसी के एम्पायर की बात करूं। ईरान टू पाकिस्तान, और गजनी पाकिस्तानी लव्स हिम सो मच। रीजन वॉज ही वॉज जिहादी, तो ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स। सीधा, अगर यू आर नॉन मुस्लिम सलाद बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान, ईरान से लेकर के पाकिस्तान तक राज था उसका, गजनी का। ठीक है, अगली लाइन में ये चीज लिख लो, कभी काम आ जाए। पाकिस्तान लव्स गजनी। हाँ भाई, बुक्स में लिखा है तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान लव्स गजनी बिकॉज इन 999, बिकॉज इन
999 1999 he pledged, कसम खाई उसने, he pledged to wage jihad, he pledged to wage jihad, he pledged to wage jihad, हो गया, against infidels, infidels मतलब काफिर, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड है, यही सही वर्ड है काफिर, नुक्ता लगता है, इनफिडेल्स कि भाई जो भी नॉन मुस्लिम होंगे टाटा बाय बाय। अगर हाँ एक तरीका था कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो या फिर सुअर पाल लो, पता है ना, दे हेटेड स्वाइन्स, पिग्स, पॉर्क इसलिए भी बहुत सारे लोग सुअर पालना शुरू कर दिया था। जब मुगल्स आए ना तो मुगल उनके घर जनरली नहीं जाते, जिनके सुअर वुअर पाले होते तो छोड़ो भग, अच्छा तरीका था, ठीक है, कि मरना ना हो तो एम्परर के सामने बांध जाओ, एक सुअर लाद लो, पीठ पे पहुंचोगे साहब आओ लड़ाई कर लो 1v1 हो जाए, ठीक है, ओके। सो इनफिडेल्स ऑफ हिंदुस्तान एवरी ईयर, इनफिडेल्स ऑफ हिंदुस्तान एवरी ईयर, स्पेशली हिंदुस्तान के लिए फरमान था आज अगर सोचो गजनी आ जाए तो गजनी गंजा करके गधे पे बैठा दे गधा बेटा चलो हिंदुस्तान घुमा के लाते हैं तुमको, ओके। ही है वही तो करो, गंजा करके गधे पे बैठा देंगे, कहेंगे आओ बेटा गजनी आओ इंडिया भ्रमण करा के लाते हैं। तो ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार, ठीक है, ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार, एंड यूज्ड मनी, जो रेड करके पैसा मिला ना उसको, यूज्ड मनी टू बिल्ड हिज कैपिटल गजनी इन अफगानिस्तान, तो गजनी एक जगह है अफगानिस्तान, बिल्ड हिज कैपिटल गजनी इन अफगानिस्तान। गजनी ने एक और काम किया था अपने यहाँ, याद है, कुछ मेजर काम करके गया था जिसको अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, सोमनाथ टेम्पल, भाई उसने ही लूटा था, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में गजनी, ठीक है, गजनी आफ्टर लूटिंग सोमनाथ टेम्पल was returning to अफगानिस्तान, सोचो कौन मिला उसको जाट्स caused him great harm, बहुत मार मारा था उसको, ठीक है, आफ्टर लूटिंग ही was returning to अफगानिस्तान एंड जाट्स caused him great harms, losses, कुछ भी बोलो, आधे से ज्यादा चीजें छीन ली थी उसकी। और आगे ना थानेसर के लिए एक लाइन लिख लो, मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी पहली 1191 आई थिंक 91, हाँ वो थानेसर में हुई थी, थानेसर, ठीक है, थानेसर एक और पार्ट। तो इसलिए ये एरियाज ना बैटल्स के प्रतीक बन गए, युद्ध के प्रतीक, कि यहाँ पहले लड़ाई हो गई थी गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, गोरी वर्सेस, गोरी की स्पेलिंग वैसे ये है घोरी, है ना, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिसमें कौन जीता था सबको ही पता, इतिहास है ये तो, 1191 कौन जीता था, वाह 91 में बहुत मार मारा था पृथ्वीराज चौहान ने इसको गोरी कई बार हारा, लेकिन वही है कि फिर पृथ्वीराज चौहान किसी और दिशा में चले गए, संयुक्ता मिल गई एंड हेंस, पता है ना कि स्टोरी पता है ना, इतिहास इतिहास पता है कि नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, ये लिटरेचर का पार्ट है मेरा नहीं है। देखो पृथ्वीराज चौहान जीते, देन ही गॉट संयुक्ता, देयर वाज अ लेडी हु वाज लाइक कंपेयर्ड हिम लाइक द मून, लाइक शी वाज इक्वली ब्यूटीफुल एज द मून। किसी राजपूत के यहाँ इन्होंने बेसिकली प्लंडर किया, तो उसकी वाइफ थी संयुक्ता, है ना, तो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सो देन पृथ्वीराज चौहान टोटली फोकस्ड ऑन हर ठीक है,
कि टोटल फोकस इधर है, इधर इधर गोरी जो है अपना जिम विम शुरू कर चुका है, मैसेज आ रहा है इनके पास कि गोरी साहब जिम कर रहा है मजबूत होता जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं। बोलते थे ऐसा, बट ये ट्रूथ है या नहीं जो भी हो, इनके पास शब्द वेदी बाण थे, समझते हो शब्द वेदी, कि सिर्फ बोल दो कि यहां जाकर लगना तो वो वहीं लगता था। एंड द आउटकम वॉज लड़की के चक्कर में पड़ने का आउटकम, इनको इनको लड़की का चक्कर बाबू भैया मारा। और इनका कब्र कहाँ है पता आपको? मिडिल ईस्ट। लाश को घसीटते हुए गजनी ये गोरी लेकर गया इनको, यहां से ले जा करके, और वहां जो है अभी रिसेंटली आई थिंक कुछ लोग गए और लेकर आए इनके जो अवशेष थे, कुछ ये करणी सेना वाले और ये लोग, पता है ना कि जो राजस्थान के राजपूत हैं, कुछ उसके एग्रीमेंट उनके थ्रू मिडिल एशिया से लेकर के आए थे इनके जो अवशेष थे, फिर उसको ला करके यहाँ रिचुअल रिचुअल के, जो भी रहा। बट हाँ, ही वॉज वेरी पावरफुल, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि या ही विल बी लाइक रूलिंग इंडिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही वॉज वेरी पावरफुल अलोन, मतलब ऐसे था ना कि एक पर्सन 100 से लड़ सकता है, ही वॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन। बट हाँ, लड़की का चक्कर, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, हाँ नहीं नहीं बस इट्स मोर देन इनफ। अरे भाई 150 वर्ड्स लिखना था, गिन के देखो, इट इज कंप्लीट। अरे तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया, बेसिकली क्या बता रहा हूँ, इट बिकम सिंबल। 2-3 लड़ाई पहले कहीं हो चुकी थी, तो इससे आपने बैकग्राउंड बताया कि ये ऑलरेडी एक सिंबॉलिक बन चुका है, इसको कंक्लूड करोगे अगर बोलोगे तो हेंस इट बिकम द सिंबॉलिक प्लेस, कि ये एरिया क्या बन गया, सिंबल बन गया। पहले भी यहाँ लड़ाइयाँ हुई और अभी भी हुई, 3 पानीपत के बैटल्स हो गए, है ना, तो दिस इज द सिंबॉलिक प्लेस, तो इसका रिलेवेंस उससे था। इजारादारी। ओके, थैंक यू।